हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल नोवेल किंग 3.0 पे। यहाँ आपको मिलेंगी फैंटेसी, सिस्टम और भी बहुत सारे नोवेल। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं ये चैनल आपको कैसी लगे। अध्याय 1 ईश्वर स्तरीय नीलामी प्रणाली नए सिरे से शुरुआत। सुहाव, भगवान स्तरीय नीलामी प्रणाली प्राप्त करने पर आपको बधाई। अगर नीलामी सफल होती है तो आपको मूल्य से सैकड़ों मिलियन गुना तक का प्रतिफल मिल सकता है। नीलामी छूट का पहला नियम, एक के अंदर एक रखी गुड़िया नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि नीलामी दोबारा आयोजित की जाती है तो छूट के माध्यम से अर्जित पुरस्कार वापस नहीं किए जाएंगे। नीलामी छूट नियम संख्या 2, दैनिक नीलामी छूट कोटा 3 वस्तुओं तक सीमित है। अप्रयुक्त कोटा अधिकतम 10 दिनों में जमा किया जा सकता है। सुहाव ने चादरें हटा दी और बिस्तर से लुढ़ककर बाहर निकल गया। अपने बगल में लेटी खूबसूरत नग्न महिला को देखते हुए और अपने दिमाग में अभी अभी सुनाई दी सिस्टम नोटिफिकेशन को सुनते हुए सुहाव गहरी सोच में डूब गया। मेरे सिर में असहनीय दर्द हो रहा है। मेरे मन में एक नई स्मृति उभरती है। सुहाव का पुनर्जन्म हुआ। उनके पूर्ववर्ती के माता पिता की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी और वे उनके लिए एक नीलामी घर विरासत में लाए थे। मूल माता पिता को लगा कि इस नीलामी घर पर भरोसा करके मूल व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। हालांकि अत्यधिक भोगविलास और साधना की उपेक्षा के कारण 20 वर्ष की आयु से पहले ही उसकी मृत्यु एक महिला के गर्भ में हो गई। इस प्रकार सुहाव ने समय यात्रा की। अपनी यादों को खंगालने के बाद सुहाव ने जल्दी ही अपनी वर्तमान पहचान को अपना लिया। अपने पिछले जीवन में भी सुहाव की मृत्यु अत्यधिक काम करने के कारण हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु काम के दौरान ही हुई थी। ईश्वर ने उन्हें पुनर्जन्म का मौका दिया है और वे इस अच्छे अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हालांकि नीलामी घर की हालत इस समय बेहद खराब है और यहाँ तक कि जिया परिवार की भी हालत अच्छी नहीं है, फिर भी सुहाव ऊर्जा से भरपूर है। आखिरकार उसके पास शुरुआत में एक सिस्टम तो था ही। सुहाव ने कपड़े पहने और कमजोरी से कमरे से बाहर निकलकर आंगन में चला गया। तभी चिंता से भरे चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारी ओर बढ़ा। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे साल कड़ी मेहनत की हो और उसके चेहरे पर उम्र के निशान साफ दिख रहे थे। चाचा वांग, आपको क्या परेशानी है? आप सही समय पर आए हैं, मुझे आपसे बात करनी है। सुहाव ने अपनी ओर आते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। वांग बो, जिनका पूरा नाम वांग फुगुई है, नीलामी घर के महाप्रबंधक हैं और उन्होंने सुपरिवार की 3 पीढ़ियों की सेवा की है। अपने सामने खड़े पीले चेहरे वाले लड़खड़ाते कदमों वाले सुपरिवार के इकलौते वंशज को देखकर अंकल वांग की चिंताएं और गहरी हो गईं और उन्होंने मन ही मन सोचा, सब कुछ खत्म हो गया है। अंकल वांग ने सुहाव के पूर्ववर्ती को बड़े होते देखा था और वे जानते थे कि सुहाव कितना बिगड़ा हुआ था और कितना अहंकारी और दबंग बन गया था, जो अपना दिन मौजमस्ती में बिताता था। इस समय अचानक उसे चुनौती देना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। इसलिए सुहाव के दोबारा बोलने से पहले ही अंकल वांग ने बीच में ही टोकते हुए कहा, युवा मालिक, लेखा विभाग के पास सचमुच कोई पैसा नहीं है। दृश्यांलु से आपका एक कर्ज अभी तक नहीं चुकाया गया है और कैसीनो से भी बहुत सारा कर्ज है। इसके अलावा छोटे बड़े कई तरह के अन्य खर्चे भी हैं। हम पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हिसाब किताब निपटाने के लिए आपके नीलामी घर को गिरवी रख दिया जाएगा। जब अंकल वांग बोल रहे थे तो उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। ये बीते साल उनके लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। सुहाव ने भावहीनता से सिर हिलाया, मुझे इन सब बातों की जानकारी है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं। अंकल वांग का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में युवा मालिक उन्हें जान से मारना चाहता था? लेकिन उसके इस निरर्थक जीवन का क्या लाभ? लेकिन सुहाव ने आगे कहा, कल रात मैंने अपने माता पिता का सपना देखा। मेरी सालों की गलतियों की वजह से वे पाताल लोक में बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। मैं आज सिर्फ उनकी सुरक्षा की वजह से ही जीवित हूं। इसलिए मैंने आज से नए सिरे से शुरुआत करने और फिर कभी कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने का निश्चय किया है। अंकल वांग स्तब्ध रह गए और हकलाते हुए बोले, यह। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। वांग बो ने मन ही मन सोचा, क्या यह युवा मालिक द्वारा लेखाकार से पैसे मांगने का एक और नया तरीका हो सकता है? सुहाव के पूर्ववर्ती ने भी पहले इसी तरह के काम किए थे। संशयपूर्ण रवैया अपनाते हुए अंकल वांग ने सावधानी पूर्वक कहा, यदि स्वामी और स्वामिनी को पता चल जाए कि युवा स्वामी समय रहते पश्चाताप करने में सक्षम हो गए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। सुहाव से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके पूर्ववर्ती ने कितने ही घिनौने काम किए थे, इसलिए वांग बो की प्रतिक्रिया और रवैया बिल्कुल सामान्य है। सुहाव ने पूछा, चाचा वांग, क्या दाशान और शियाओ शान यहाँ हैं? मुझे किसी काम में उनकी मदद चाहिए। वांग फुगुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से मुड़कर आंगन के बाहर की ओर चिल्लाया, दाशान, शियाओशान, जल्दी अंदर आओ। तभी 2 हट्टे-कट्टे युवक आंगन के बाहर से अंदर घुस आए। उनकी कमर पर तेज तलवारें बंधी थीं और उनके चेहरे पर भयंकर भाव थे। आपके क्या आदेश हैं, गॉडफादर? दाशान और शियाओ शान ने अंकल वांग को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए पूछा।
जब उन्होंने अंकल वांग के बगल में सुहाव को देखा तो उनकी आंखों में घृणा का एक सूक्ष्म सा भाव झलक उठा। दा शान और शियाओ शान दो अनाथ हैं जिन्हें अंकल वांग ने गोद लिया है। दोनों ने मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर शरीर को मजबूत करने का स्तर का 7वां स्तर प्राप्त कर लिया है, जिससे वे वर्तमान में नीलामी घर के 2 सबसे शक्तिशाली गार्ड बन गए हैं। दा शान और शियाओ शान दोनों ही अंकल वांग और सु परिवार के प्रति वफादार थे। हालांकि वे सुहाव के पूर्ववर्ती के व्यवहार को नापसंद करते थे, लेकिन अंकल वांग के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने अंकल वांग को उन्हें अंदर बुलाते देखा तो उन्होंने मान लिया कि वह सुहाव की रक्षा करने और उसे मौजमस्ती की रात के लिए बाहर ले जाने वाले हैं, और दोनों भाइयों के चेहरे के भाव बहुत सुखद नहीं थे। युवा गुरुजी को आपको कुछ निर्देश देने हैं, वांग फुगुई ने कहा। यह सुनकर सुहाव के प्रति भाइयों की घृणा और भी तीव्र हो गई और उन्हें यकीन हो गया कि सुहाव जब भी मौजमस्ती करने बाहर जाएगा तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त करेगा। लेकिन वांग फुगुई के बगल में होने के कारण दोनों भाइयों ने फिर भी सम्मान का दिखावा करते हुए कहा, कृपया अपने आदेश दीजिए युवा स्वामी। सुहाव ने शांत भाव से कहा, क्या आप दोनों मेयर को बाहर लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे उससे पूछताछ करनी है। यह सुनकर वांग फुगुई और बाकी दोनों ने हैरानी भरे भाव दिखाए। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि सुहाव के पूर्ववर्ती ने चुनफेंग टावर की वेश्या मेयर को जीतने के लिए कितना प्रयास किया था। तब से सुहाव के पूर्ववर्ती ने अपने दिन रात मेयर के साथ गाने और नाचने में बिताए, जो असल में सुहाव के पूर्ववर्ती की सबसे प्रिय रखैल थी। वांग फुगुई को यह नहीं पता था कि मेयर के शरीर में लोमड़ी दानव के रक्त का अंश मौजूद था, जो सुहाव के पूर्ववर्ती जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक अत्यंत स्वादिष्ट जहर था जिसने अपनी साधना को बर्बाद कर दिया था। सुहाव का पिछला अवतार मेयर के साथ बहुत अधिक समय बिताने के कारण कमजोर हो गया था और अंतः राक्षसी ऊर्जा से दूषित हो गया, जिससे उसका पूर्ण विनाश हो गया। सुहाव की बातें सुनकर दा शान और शियाओ शान दोनों भाई हिचकिचा उठे। उन्हें डर था कि यह सुहाव की उन्हें फंसाने की कोई चाल हो सकती है। लेकिन वांग फुगुई ने फिर भी आग्रह किया, क्या तुम दोनों बहरे हो? जल्दी करो और करो। बिना किसी और झिझक के दोनों भाई सुहाव के बेडरूम में घुस गए। मेयर को, जो अभी भी सपने देख रही थी, एक कंबल में लपेटा और उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया। मेयर स्तब्ध रह गई। उसने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह दोनों भाइयों को काबू नहीं कर सकती तो उसने आंगन में सुहाव और वांग फुगुई को खड़े देखा। मेयर ने अत्यंत आक्रोश के साथ सुहाव की ओर देखा और कहा, पतिदेव, इनका मतलब क्या है? इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। हालांकि सुहाव ने मेयर की ओर देखा तक नहीं और बस व्यंग्य करते हुए कहा, दिखावा करना बंद करो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है। मेरे मरने के बाद सुपरिवार का नीलामी घर तुम्हारा होगा, है ना? अफसोस तुम्हारी ख्वाहिशें नाकाम हो गईं। मेयर की आंखों में हैरानी झलक रही थी, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने उलझन में पलकें झपकाईं। पतिदेव, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? जिस दिन से आपने मुझे मुक्ति दिलाई है, मेरा पूरा दिल और आत्मा सिर्फ आपके लिए है। मैं भला भला आपको और सुपरिवार को धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने कबूल नहीं किया तो तुम अभी मर जाओगे, सुहाव ने ठंडे स्वर में कहा। 1, 2। मेयर पहले तो थोड़ी बहस करना चाहती थी, लेकिन सुहाव को गंभीर देखकर वह इतनी डर गई कि तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और दया की भीख मांगने लगी। पतिदेव, मुझसे गलती हुई। उन्होंने मुझे मजबूर किया। सोंग परिवार ने मुझे मजबूर किया। वांग फुगुई और बाकी दोनों हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेयर असल में सोंग परिवार द्वारा सुहाव के बगल में लगाया गया एक मोहरा थी। साथ ही वे इस बात से भी हैरान थे, सुहाव को मेयर की असली पहचान का पता कैसे चला। वे हमेशा से यही सोचते थे कि सुहाव एक बेवकूफ और बिगड़ा हुआ बच्चा है। सुहाव ने मेयर को नजरअंदाज करते हुए वांग फुगुई की ओर देखा और कहा, चाचा वांग, मैंने इस बारे में सोचा है। पाताल लोक में मेरे माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या आप मेयर को मारने और उसे मेरे माता पिता की कब्रों के पास दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं, ताकि वह नीचे जाकर उनकी सेवा कर सके? वांग फुगुई और बाकी दोनों फिर से चौंक गए। मेयर इतनी डर गई थी कि वह सुहाव को गले लगाकर उससे माफी मांगना चाहती थी। उसे मार डालो। सुहाव ने 2 कदम आगे बढ़कर मेयर के फैले हुए हाथों को चकमा दिया। यह देखकर दाशान और शियाओ शान भाइयों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और मेयर के हृदय में वार कर दिया। चाचा वांग, आप अभी बहुत चिंतित दिख रहे थे। क्या यह आज रात की नीलामी के कारण था? सुहाव ने मेयर के शव की ओर देखे बिना ही चाचा वांग से पूछा। अध्याय 2:8 चरम सीमाओं का पतन, लोगों का दिल जीतना। जी हाँ युवा स्वामी, मैं आज रात की नीलामी को लेकर वास्तव में चिंतित था, क्योंकि लेखा विभाग ने 3 महीने से कर्मचारियों का वेतन रोक रखा है। जब सुहाव ने इस मामले का जिक्र किया तो अंकल वांग ने भौहें चढ़ा लीं। अगर मालिक और मालकिन का दबदबा कायम न होता तो वे मजदूर शायद बहुत पहले ही दंगा कर चुके होते। अब लोग काम छोड़कर जाने लगे हैं और कुछ ने तो यहाँ गड़बड़ी करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उन सबको शांत कर दिया। हालांकि आज रात की नीलामी में हमारे पास बेचने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा कमाई की उम्मीद नहीं है। आज रात के बाद मेरा अनुमान है कि हमारे नीलामी घर के कम से कम आधे कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे।
मेयर की स्थिति को देखते हुए लगता है कि सोंग परिवार ही उसके पीछे है। जैसे जैसे वांग बो बोलता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। उसकी भौहें इस तरह सिकुड़ती गईं मानो वे एक अटूट ताला हों। हालांकि वे सोंग परिवार के कृत्य से बेहद क्रोधित थे, लेकिन वे असहाय थे। आखिरकार इन सभी समस्याओं की जड़ सुहाव के पूर्ववर्ती में ही निहित है। बगल में खड़े दो लोग दाशान और शियाओशान के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। एक अराजक दुनिया में जिया वंश का पतन हो रहा था और मानव जीवन घास के समान ही महत्वहीन था। उन्होंने सुहाव और सुपरिवार के लिए जरूरत से ज्यादा काम किया है। पैसों के बिना सोंग परिवार को हस्तक्षेप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग भूख से मर जाएंगे। सुहाव ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, पहले हमारा सुपरिवार बड़ा और समृद्ध था और हमारे पास वाकई बहुत सारे बेकार लोग काम करते थे। लेकिन अब हालात अलग हैं। हमें अपने कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा। इसके अलावा भविष्य में मैं जिन कर्मचारियों और गार्डों की भर्ती करने की योजना बना रहा हूं, उन सभी का मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर ऊर्जा शोधन क्षेत्र तक पहुंचना अनिवार्य है। यह सुनकर अंकल वांग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। दाशान और शियाओशान दोनों भाई मन ही मन उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाए। शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र में 7वें स्तर की साधना के साथ दोनों भाइयों को नीलामी घर में शीर्ष लड़ाकों में गिना जा सकता है। सुहाव की वर्तमान प्रतिष्ठा और स्थिति को देखते हुए उनके लिए बॉडी टैंपरिंग दायरे के 7वें स्तर पर किसी अन्य व्यक्ति को भर्ती करना बिल्कुल असंभव होगा। अगर आप दिखावा करने जा रहे हैं तो पूरे दिल से दिखावा करें। सुहाव ने आगे कहा, यह बात सबको बता दो कि जो भी जाना चाहे तुरंत जा सकता है। उनके जाने से पहले मैं उन्हें उनका पूरा बकाया वेतन चुका दूंगा। जो लोग रुकेंगे उनका मासिक वेतन दुगुना कर दिया जाएगा। हम कल सुबह एक और नीलामी करेंगे और नीलामी के बाद सभी वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। यह सुनकर अंकल वांग के चेहरे पर चिंता और भी बढ़ गई। दाशान और शियाओशान कुछ कहने ही वाले थे कि अंकल वांग ने इशारे से उन्हें तुरंत रोक दिया। अंकल वांग ने आह भरते हुए कहा, युवा मालिक, आपको शायद पता न हो, लेकिन हमारे लेखा विभाग के पास मजदूरों की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन नहीं हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 700 और निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जुटा सकते हैं और मैं 300 और जुटाने में मदद करूंगा। इससे सिर्फ 3 मजदूरों की 3 महीने की मजदूरी ही पूरी हो पाएगी। बाकी 4-5 मजदूरों की मजदूरी तो हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सुहाव के कुछ बोलने से पहले ही दाशान और शियाओशान नाम के दोनों भाइयों ने घबराकर कहा, नहीं गॉडफादर। दोनों भाई भली भांति जानते थे कि वे 300 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर वांग फुगुई की सेवानिवृत्ति की धनराशि और उनके अंतिम संस्कार की धनराशि थे। वांग फुगुई ने बड़ी मुश्किल से मितव्ययी जीवन जीकर यह पैसा बचाया था। वांग फुगुई को लेखा विभाग से कई वर्षों से वेतन का एक पैसा भी नहीं मिला है। अपने खाली समय में वह परिवार की आय बढ़ाने के लिए छोटे मोटे काम भी करता था, ऐसा काम जो दोनों भाई सबसे अच्छी तरह जानते थे। बाकी सभी नीलामी घर प्रबंधकों में से कोई भी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रहा था। शहर के सभी नीलामी घरों में वांग फुगुई यकीनन सबसे बदकिस्मत और दुखी प्रबंधक था। दोनों भाइयों को तो यह भी शक होने लगा था कि सुहाव जानबूझकर ऐसा कह रहा है ताकि नीलामी से आखिरी बूंद तक का फायदा उठा सके। लेकिन जमीन पर पड़े मेयर के शव को देखकर वे केवल यही मान सकते थे कि सुहाव ने सचमुच सबक सीख लिया था और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वे सुहाव के कार्यों को सचमुच समझ नहीं पाए। लेकिन सुहाव ने शांत भाव से कहा, वेतन निश्चित रूप से पर्याप्त है, क्योंकि मैंने सुपरिवार की पैतृक प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक 8 चरम पतन को नीलामी के लिए रखने का फैसला किया है। क्या युवा स्वामी, आप अष्टम पतन तकनीक की नीलामी करना चाहते हैं? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। अष्टम पतन तकनीक ही वह आधार है जिस पर सुहाव जी का राज चलता था। कहा जा सकता है कि उस समय अष्टम पतन तकनीक के बिना न तो हम होते और न ही आज नीलामी घर। यदि आप इस तरह अष्टम पतन तकनीक की नीलामी करते हैं तो सुपरिवार के लिए भविष्य में वापसी करना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन हो जाएगा। अंकल वांग स्तब्ध रह गए और जल्दी से सुहाव को समझाने की कोशिश करने लगे। सुहाव ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, 8 चरम पतन 8x स्प्रिंग्स कोलैप्स फिलहाल मेरे लिए बेकार है। इसे बेचकर हम अपनी तात्कालिक समस्या को हल कर सकते हैं। एक बार जब हम इसका उपयोग शुरू कर देंगे तो हमें अभ्यास के लिए अच्छी साधना तकनीकों की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अंकल वांग ने सिर हिलाया और आह भरी, युवा स्वामी, मेरी सलाह मानो, अष्टम पतन को नीलामी में मत डालो। अगर तुम दृढ़ हो तो बेहतर होगा कि तुम अष्टम पतन को अच्छी तरह सीख लो, उसके बाद ही इसे बेचो। हमारे चांगले फांग में प्रथम श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक बहुत दुर्लभ है। सुहाव ने कहा, मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता के साथ मेरे लिए अष्टम प्रचंडता सीखना असंभव है। अष्टम प्रचंडता सीखने के लिए शारीरिक फिटनेस की उच्च आवश्यकता होती है। कम से कम 5वें स्तर की शारीरिक शक्ति प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट ही इसे सीख सकता है। सुहाव का वर्तमान साधना स्तर केवल शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र के पहले स्तर पर है। सुहाव ने आगे कहा, 8 चरम पतन पर मौजूद मार्शल सील को विकसित करने के लिए अभी 3 और अवसर हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकतम 3 और लोग 8 चरम पतन सीख सकते हैं। मार्शल सील उस व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक चिन्ह है जिसने मार्शल आर्ट तकनीक का निर्माण किया है।
मार्शल सील बनाना आसान नहीं है। इसके लिए रचनाकार के साथ ऊर्जा, आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति की अपार आवश्यकता होती है। इसे संपूर्ण मार्शल आर्ट तकनीक की आत्मा और मूल कहा जा सकता है। मार्शल सील के बिना कोई भी इस तकनीक को नहीं सीख सकता। जो लोग मार्शल आर्ट की तकनीक सीखते हैं वे मार्शल सील में संग्रहित ऊर्जा को अवशोषित करके तकनीक की विरासत प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही वे अपेक्षाकृत जल्दी तकनीक सीख सकते हैं। अंकल वांग चुप रहे क्योंकि वे जानते थे कि वे सुहाव को मना नहीं सकते। लेकिन सुहाव के अगले शब्दों ने उन तीनों को चौंका दिया। आज रात 8x प्रिंस कोलैप्स की नीलामी से पहले दाशान और शियाओ शान को एक बार 8x प्रिंस कोलैप्स सीखने दो। सीखने का यह आखिरी मौका बहुत सारे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बेचने में भी काम आएगा। दाशान और शियाओ शान दोनों भाई आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे सुपरिवार की विरासत में मिली मार्शल आर्ट की कलाओं को प्राप्त कर सकेंगे। उनकी हैसियत और पद को देखते हुए उन्हें आमतौर पर अपने पूरे जीवन में इस स्तर की मार्शल आर्ट सीखने का अवसर कभी नहीं मिलता। सुहाव का ऐसा करने का उद्देश्य निश्चित रूप से यह नहीं था कि वह मूर्ख था और उसके पास बहुत पैसा था। सबसे पहले सुहाव दोनों भाइयों को मुआवजा देना चाहता था। नीलामी घर के अन्य कर्मचारियों और गार्डों के विपरीत दोनों भाई न केवल बिना शिकायत के कड़ी मेहनत करते थे बल्कि उन्हें आधे साल से अधिक समय से कोई वेतन भी नहीं मिला था और उनकी साधना में प्रगति लगभग रुक गई थी। दूसरे सुहाव भी लोगों का दिल जीतना चाहता था। वह यहाँ नया था और उसे मदद की जरूरत थी। वांग परिवार के 3 सदस्य ही उनकी सबसे अच्छी और आसानी से उपलब्ध मदद हैं। जल्द ही सुहाव ने व्यक्तिगत रूप से 8x प्रिंस कोलैप्स तकनीक को पुनः प्राप्त किया और इसे दाशान भाइयों को सौंप दिया। उन्हें निर्देश दिया कि वे मेयर के शरीर को दफना दें और फिर जल्दी से 8x प्रिंस कोलैप्स तकनीक को एक बार सीख लें। इस घटना ने वांग परिवार के 3 सदस्यों को चौंका दिया और उन्हें भावुक कर दिया। रात जल्दी ही हो गई और सुहाव खुद नीलामी घर में काम में मदद करने के लिए गए क्योंकि आज रात की नीलामी शुरू होने वाली थी। अध्याय 3 हाओरान नीलामी घर 100 गुना प्रतिफल। हाओरान नीलामी घर यह सुपरिवार के नीलामी घर का नाम है जिसकी स्थापना स्वयं ओल्ड मास्टर सुने की थी और यह 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसलिए भले ही सुपरिवार का पतन हो गया हो फिर भी कई लोग अपनी वस्तुओं को नीलामी के लिए हाओरान नीलामी घर में लाते हैं। यह सब सुपरिवार की 2 पीढ़ियों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा के कारण संभव हो पाया है जिसमें पुराने गुरु और सुहाव के पिता भी शामिल हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति नीलामी के लिए वस्तुएं लाता है तो नीलामी घर आमतौर पर अंतिम बिक्री मूल्य से 10% कमीशन लेता है। अपने घटते ग्राहक आधार को बनाए रखने के प्रयास में हाओरान ऑक्शन हाउस ने पहले ही अपनी कमीशन दर को घटाकर 0.8% कर दिया है जो लगभग उस स्तर तक पहुंच गया है जहां अगर इसे और कम किया जाता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा सुहाव को नीलामी में छूट तभी मिलेगी जब नीलामी में बेची जाने वाली वस्तुएं उसकी अपनी हों। यदि वह दूसरों द्वारा सौंपी गई वस्तुओं की नीलामी करता है तो सुहाव को कोई छूट नहीं मिलेगी। आज रात नीलामी समय पर शुरू हुई जिसमें कुल 10 वस्तुएं नीलामी के लिए रखी गईं। सुहाव ने सबसे महंगी 3 वस्तुओं का चयन किया जो उसकी अपनी भी थीं और उन्हें आज के लिए अपने छूट कोटे के रूप में रख लिया। सुहाव नीलामी मंच के बगल में बैठा था जबकि अंकल वांग और उनका 3 सदस्यीय परिवार सम्मानपूर्वक उसके पीछे खड़ा था। दाशान और शियाओ शान नाम के दोनों भाई बेहद उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी की श्रेष्ठ मार्शल आर्ट 8x प्रिंस कोलैप्स सफलतापूर्वक सीख ली थी। यह सुपरिवार की पारिवारिक धरोहर है। पूरे चांगलेफांग में ऐसे बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट हैं जो वास्तव में पूर्ण प्रथम श्रेणी की उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। इससे सुहाव के प्रति भाइयों की वफादारी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वांग बो के मार्गदर्शन में दोनों भाइयों का बचपन से ही बहुत अच्छा विकास हुआ है। वे कभी यह नहीं सोचेंगे कि सुहाव ने अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें दे दी तो क्या वह पूरी तरह से बेकार हो गया है। यह कहने के बजाय कि दोनों भाई ऐसे ही हैं, यह कहना अधिक सटीक होगा कि शिया वंश के पतन के इस युग में शिया वंश में हर कोई स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है और शिया वंश के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मंशा पूरी तरह से बुरी होती है। जब तक इससे उनके अपने हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा अगर वह कर सकता है। इस समय नीलामी मंच पर खड़ी सुरुचिपूर्ण चोंगसम पहने और पेशेवर मुस्कान वाली सौम्य और प्यारी युवती यिनशिया हैं जो हाओरान नीलामी घर की एकमात्र नीलामी करता है। यिनशिया की एक और पहचान है, वह सुहाव के माता पिता द्वारा उसके पिछले जन्म में चुनी गई बाल वधू थी। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटी होती तो सुहाव और यिनशिया की शादी 16 साल की उम्र में हो जाती। हालांकि सुहाव का पूर्ववर्ती इतना नीच व्यक्ति था कि उसे अपने माता पिता द्वारा तय की गई जीवनसाथी पसंद नहीं थी, इसलिए वह जब भी संभव हो यिनशिया से बचने की कोशिश करता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि सुहाव के पूर्ववर्ती को यिनशिया के शरीर की लालसा नहीं थी, बल्कि इसलिए था कि यिनशिया की प्रतिभा और शक्ति उससे कहीं अधिक थी। महज 18 वर्ष की आयु में ही वह शरीर को मजबूत करने की कला में 9वें स्तर की मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी थी और हाओरान नीलामी घर की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। यह कहा जा सकता है कि वह अकेले ही हाओरान नीलामी घर के आधे हिस्से का भार संभालती थी।
अगर यिन शिया और अंकल वांग ने हाओरान नीलामी घर को संभाले न रखा होता तो यह बहुत पहले ही ढह गया होता। यिन शिया के कुशल परिचय और प्रारंभिक भाषण के बाद हाओरान नीलामी घर का माहौल धीरे धीरे जीवंत हो उठा। हालांकि आज रात नीलामी में ज्यादा मेहमान नहीं थे, फिर भी कई दर्जन लोग बैठे हुए थे। आज जिया कबीले के पास केवल 8 शहर हैं, जो बागुआ संरचना में व्यवस्थित हैं, जो केंद्रीय यानहुआंग टावर की रक्षा के लिए गठबंधन और रक्षा का एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। प्रत्येक शहर का आकार लगभग समान है। सुहाव के पिछले जीवन में शंघाई के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा है और प्रत्येक की आबादी लगभग 10 मिलियन है। हालांकि जिया कबीले का पूरा क्षेत्र जब एक साथ जोड़ा जाए तो पूरे महाद्वीप का एक छोटा सा कोना मात्र था, जिसे मुश्किल से ही एक छोटा क्षेत्र कहा जा सकता है। अब शिया जनजाति की कुल जनसंख्या 100 मिलियन से अधिक नहीं है। अपने चरम पर जिया जनजाति की आबादी अरबों में थी। जिस शहर में सुहाव स्थित है उसका नाम किन शहर है, जो यानहुआंग टावर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यिन शिया ने अपनी कुशल बिक्री रणनीति से पहले 7 आइटम सफलतापूर्वक नीलाम कर दिए। नीलामी के दौरान माहौल ठंडा ही रहा, क्योंकि नीलाम किए जा रहे आइटम विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थे। वे ज्यादातर साधारण खजाने थे, जिन्हें कुछ 100 कम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में खरीदा जा सकता था। जब तक 8वीं वस्तु की नीलामी नहीं हुई, तब तक सुहाव का ध्यान आखिरकार इस ओर नहीं गया और उसने नीलामी मंच पर चोंगसम पहने लड़की की ओर देखा। लड़की ने सुहाव की निगाहों को भांप लिया और उसने ठंडेपन से अपना सिर उससे दूर कर लिया। उसके मन में पहले से ही उसके लिए गहरी नफरत थी। यद्यपि सुहाव द्वारा मेयर की हत्या करने और दाशान और शियाओशान के सुपरिवार की 8 चरम पतन मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने के कार्यों ने आज यिन शिया की सुहाव के बारे में राय में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन यह बदलाव केवल थोड़ा ही था। यिन शिया ने मन ही मन अनुमान लगाया कि सुहाव शायद किसी गुप्त मकसद से ऐसा कर रहा था। यिन शिया ने खुद को संभाला, गला साफ किया और उनकी कोमल मधुर आवाज एक बार फिर पूरे हाओरान नीलामी घर में गूंज उठी। माननीय अतिथिगण, मैं जिस 8वीं वस्तु का परिचय देने जा रही हूँ वह निश्चित रूप से आपकी रुचि जगाएगी। यिन शिया की बातें सुनने के बाद कमरे में बैठे मेहमानों को आखिरकार थोड़ी दिलचस्पी हुई और उन्होंने यिन शिया और उसके हाथ में मौजूद 8वीं वस्तु हथेली के आकार के एक छोटे से डिब्बे की ओर देखा। यिन शिया ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे अपनी हथेली में रखी छोटी सी डिब्बी खोली और सबके सामने एक दूधिया सफेद गोली प्रकट हुई। यिन शिया मुस्कुराई और बोली, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मध्य श्रेणी की प्रथम स्तर की ऊर्जा संचयन गोली है। इस गोली को निगलते ही शरीर को मजबूत करने के 9वें स्तर से ऊर्जा शोधन के पहले स्तर तक पहुंचने की सफलता दर निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। यह कहा जा सकता है कि इससे अगले स्तर तक पहुंचने की सफलता दर में कम से कम 30% की वृद्धि होगी। यिन शिया के परिचय के बाद दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथि उत्साहित हो गए। एक मध्यम श्रेणी की प्रथम श्रेणी की ची ऊर्जा संचय गोली क्या अनमोल चीज है। एक मध्यम श्रेणी की प्रथम श्रेणी की ची ऊर्जा संचय गोली। शुरुआती बोली 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। प्रत्येक बोली कम से कम 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अधिक होनी चाहिए, यिन शिया ने घोषणा की और तुरंत ही सभी ने गोली के लिए बोली लगाना शुरू कर दिया। मंच पर मुस्कुराती और संयमित मुद्रा बनाए रखने वाली यिन शिया को देखकर अंकल वांग ने मंच के नीचे से धीरे से आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि प्रथम श्रेणी की मध्य स्तरीय क्यूई संग्रहण गोली मूल रूप से सुहाव के माता पिता द्वारा सुहाव के पूर्ववर्ती को यिन शिया को देने के लिए छोड़ा गया एक सगाई का उपहार था। उस मध्यम श्रेणी की प्रथम श्रेणी की ची गैदरिंग पिल के साथ यिन शिया के ची रिफाइनिंग दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक होगी। यिन शिया ने हाल ही में शरीर को मजबूत करने के 9वें स्तर को पार किया है। अब जब उनका स्तर स्थिर हो गया है तो उनके लिए मध्य श्रेणी की प्रथम स्तर की ऊर्जा संचयन गोली लेने और ऊर्जा शोधन के स्तर में प्रवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है। लेकिन अंकल वांग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहाव यिन शिया से शादी न करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने न केवल यिन शिया से शादी करने से इनकार किया, बल्कि उसने आज रात की नीलामी की वस्तुओं में से एक के रूप में इस प्रथम श्रेणी की मध्यस्तरीय क्यूई संग्रहण गोली को भी पेश किया। हालांकि इस कदम से हाओरान नीलामी घर का मौजूदा संकट कुछ समय के लिए टल सकता है, लेकिन अंकल वांग का अनुमान है कि जल्द ही सुहाव यिन शिया को नाराज कर देगा और उसे वहां से भगा देगा। उसके बाद हाओरान नीलामी घर को मिस यिन शिया की मदद नहीं मिलेगी। इससे न केवल उसकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आएगी, बल्कि उन्हें एक नीलामीकर्ता नियुक्त करने के लिए और अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि अंकल वांग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे सुहाव को रोकने में असमर्थ थे। चांगले फांग में मध्य श्रेणी की प्रथम स्तर की क्यूई गैदरिंग पिल निश्चित रूप से सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तु है। कुछ ही समय बाद 200-300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का सौदा सफलतापूर्वक पूरा हो गया। किसी को पता चले बिना जिस क्षण लेनदेन पूरा हुआ, उसी क्षण सुहाव को सिस्टम से एक सूचना भी प्राप्त हुई। डिंग! मध्य श्रेणी की प्रथम श्रेणी की क्यूई गैदरिंग पिल की सफलतापूर्वक नीलामी करने, 100 गुना क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करने और बोनस के रूप में द्वितीय श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की ट्रू इंटेंट पिल प्राप्त करने पर आपको बधाई। अध्याय 4 सच्चा अर्थ गोली, पाला तलवार। दूसरे दर्जे की बेहतरीन ट्रू एसेंस पिल। सिस्टम के रिबेट रिवॉर्ड को देखकर सुहाव खुशी से झूम उठा। मार्शल आर्ट का तीसरा क्षेत्र, सच्चा आशय क्षेत्र, एक मार्शल आर्टिस्ट को सच्चे आशय को समझने की अनुमति देता है।
ट्रू मीनिंग पिल ट्रू मीनिंग दायरे से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों को ट्रू मीनिंग के एक बुनियादी रूप को पहले से समझने में मदद कर सकती है, जिससे उनकी युद्ध शक्ति को बहुत फायदा होता है। बेशक बाकी लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सु हाओ उस समय क्या सोच रहा था। सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की प्रथम स्तर की ची गैदरिंग पिल के बारे में सोचने मात्र से ही वे उत्साहित हो गए थे। यिन शिया ने अपनी शिकायतों और बेप्सी को दबाकर रात की 9वीं वस्तु की नीलामी जारी रखी। यिन शिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, माननीय अतिथिगण, आज रात की 9वीं वस्तु भी हमारे चांगले फांग का एक दुर्लभ खजाना है। यह एक मध्यम श्रेणी का प्रथम श्रेणी का हथियार है, पर्वत विभाजन हथौड़ा। इस पर्वत विभाजन हथौड़े का उपयोग कभी हमारे संस्थापक ओल्ड मास्टर सु ने किया था और इसने अनगिनत राक्षसी जीवों का वध किया है। यह आज भी बिल्कुल नया जैसा है। क्या? बूढ़े मास्टर स्यू का हथियार नीलाम हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यिन शिया के शब्दों ने नीलामी हॉल में बैठे कई मेहमानों को चौंका दिया। एक कोने में अच्छे कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति कई कर्मचारियों के साथ बैठा था। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही थी। अगर सु हाओ और वांग फुगुई उसे देखते तो उसे तुरंत पहचान लेते। यह आलीशान कपड़े पहने बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सोंग हेंग था, जो सोंग परिवार के नीलामी घर का प्रबंधक और सु परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन था। सोंग हेंग के पीछे खड़े कुछ मजदूर सु के मजदूर थे, जिन्हें सोंग परिवार द्वारा उकसाए जाने के बाद वांग फुगुई से अभी अभी उनकी मजदूरी मिली थी। आप सबने देखा ही होगा, है ना? सु परिवार ने तो बूढ़े मास्टर स्यू का हथियार भी नीलाम कर दिया। सु परिवार की मौजूदा स्थिति के बारे में मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? सोंग हेंग ने अपने पीछे खड़े दुकानदारों की तरफ देखते हुए बेपरवाही से कहा। उन आदमियों को तुरंत बात समझ आ गई और वे उसकी चापलूसी करने लगे। जी हाँ मैनेजर सोंग, हमें भर्ती करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बेहद आभारी हैं। सु परिवार का अनुसरण करना केवल हमारे पतन का कारण बनेगा। बाकी जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उन्हें मेरे लिए मना लो, खासकर वांग भाइयों को। अगर तुम उन्हें हमारे सोंग परिवार में शामिल कर लेते हो तो तुम में से हर एक को 300 कम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। इसके अलावा सु परिवार के हर सदस्य को शामिल करने पर तुम्हें 100 और कम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। जी हाँ मैनेजर सोंग, हम पूरी कोशिश करेंगे। मजदूरों की सांसें तेज हो गईं। 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उनके 3 महीने के वेतन के बराबर हैं। भले ही हम वांग बंधुओं को अपने साथ न ला सकें, लेकिन अगर हम सु के कुछ और कर्मचारियों को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ा मुनाफा होगा। पहाड़ को चीरने वाला हथौड़ा। शुरुआती बोली 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। प्रत्येक बोली कम से कम 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अधिक होनी चाहिए, यिन शिया ने दांत पीसते हुए अंत में घोषणा की। हालांकि पर्वत विभाजन हथौड़ा और ऊर्जा सृजन गोली दोनों मध्य श्रेणी के प्रथम स्तरीय हथियार थे, लेकिन एक हथियार का महत्व स्पष्ट रूप से एक गोली से कहीं अधिक होता है। एक हथियार का उपयोग बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है, यहां तक कि सु परिवार की तरह 3 पीढ़ियों तक भी सौंपा जा सकता है। जहां तक गोलियों की बात है, एक बार खाने के बाद वे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इसलिए दोनों के बीच कीमत का अंतर अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। इस शुरुआती बोली की कीमत से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। यहां तक कि सोंग परिवार के नीलामी घर के महाप्रबंधक सोंग हेंग ने भी पहाड़ को चीरने वाले हथौड़े की बोली में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। चांगले फांग में 100,000 से अधिक लोग हैं और उनमें से लगभग सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं। हालांकि मध्यम श्रेणी के टियर 1 हथियार के मालिक बन सकने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं है। इससे पता चलता है कि मध्यम श्रेणी का टियर 1 हथियार कितना कीमती होता है। अंत में पहाड़ को चीरने वाला हथौड़ा 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में सफलतापूर्वक बिक गया। यह तस्वीर चांगटियन एडवेंचर टीम के एक सदस्य ने खींची थी। चांगटियन एडवेंचर टीम चांगलेफांग की शीर्ष 5 एडवेंचर टीमों में से एक है। उनके पास मौजूद वित्तीय संसाधनों के बल पर उनके लिए माउंटेन स्प्लिटिंग हैमर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा और कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। चांगटियन एडवेंचरर ग्रुप की प्रतिष्ठा को देखते हुए हाओरान नीलामी घर अब उनके लिए कुछ हद तक अनुपयुक्त है। सोंग परिवार ने उन्हें बार बार आमंत्रित किया है कि वे अपने साहसिक अभियानों के दौरान प्राप्त विभिन्न खजानों को सोंग परिवार के नीलामी घर में जमा कराएं। हालांकि चांगटियन एडवेंचर टीम के नेता और कुछ अन्य सदस्यों का सु हाओ के पिता से संबंध था और उन्होंने उस समय शहर के बाहर एक साथ अपनी जान जोखिम में डाली थी। इसलिए पुरानी दोस्ती का सम्मान करते हुए चांगटियन एडवेंचर टीम हमेशा अपने साहसिक अभियानों के दौरान प्राप्त खजानों को नीलामी के लिए हाओरान नीलामी घर को सौंपना पसंद करती थी, जिसे हाओरान नीलामी घर के लिए स्थिर लोकप्रियता लाने वाला माना जा सकता है। डिंग, आपको बधाई हो। आपने सफलतापूर्वक टियर 1 मिड ग्रेड हथियार माउंटेन स्प्लिटिंग हैमर की नीलामी की, जिससे 50 गुना क्रिटिकल हिट हासिल हुई और आपको छूट भी मिली। एक मध्यम श्रेणी का द्वितीय स्तरीय हथियार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड। जब सु हाओ ने सिस्टम के रिबेट रिवॉर्ड को देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। यह एक मध्यम श्रेणी का टियर 2 हथियार है। पूरे चांगलेफांग में दूसरे दर्जे के निम्न श्रेणी के हथियार रखने वाले लोगों की संख्या शायद एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इतना ही नहीं, यह एक मध्यम श्रेणी का द्वितीय स्तर का हथियार है। कम से कम ऊपरी तौर पर तो पूरे चांगलेफांग में किसी के पास भी मध्य श्रेणी का द्वितीय स्तर का हथियार होने की कोई खबर नहीं है।
इस तरह के हथियार आमतौर पर केवल अधिक हलचल भरे बाजारों में ही पाए जाते हैं। हालांकि पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े की नीलामी बहुत ऊंची कीमत पर सफलतापूर्वक हो गई, लेकिन यिनशिया, वांग फुगुई और अन्य लोग अच्छे मूड में नहीं थे। सुहाओ के कार्यों का मतलब था कि सुपरिवार की बची हुई आखिरी कीमती चीजें भी नीलामी के लिए रख देना। आज रात तो शायद आनंददायक हो, लेकिन कल का क्या? और परसों का क्या? आप सिर्फ खा खाकर अपनी जान नहीं गंवा सकते और फिर उसके बाद हर दिन भूखे नहीं रह सकते। वांग फुगुई और यिनशिया दोनों को थोड़ी चिंता महसूस होने लगी। हालांकि यिनशिया चिंतित और परेशान थी, लेकिन नीलामी तो जारी रखनी ही थी। वह 10वें नीलामी आइटम का परिचय देते हुए थोड़ी कांपती हुई आवाज में बोली, माननीय अतिथिगण, आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आज रात का 10वां नीलामी आइटम क्या है। सच कहूं तो मैं भी बहुत हैरान हूं, लेकिन यह हमारे मेजबान का निर्णय है, इसलिए मैं आपको और अधिक सस्पेंस में नहीं रखूंगी। आज रात का 10वां नीलामी आइटम प्रथम श्रेणी की श्रेष्ठ हत्या कला अष्टम पतन है। आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि अष्टम चरम पतन का क्या अर्थ है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो छिपी हुई ऊर्जा की 8 परतें फूट पड़ती हैं, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। उस समय यह घातक मार्शल आर्ट ही थी जिसने पुराने मास्टर सुको चांग ले फांग में प्रसिद्ध किया था। 8 चरम सीमाओं के पतन की इस नियमावली को एक बार फिर से सीखा जा सकता है। इसलिए शुरुआती बोली 5000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से निर्धारित की गई है। प्रत्येक बोली कम से कम 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अधिक होनी चाहिए। यिनशिया ने अपनी लगभग सारी ताकत लगाकर अपनी बात पूरी की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही यह देख सकती थी कि अब से हावरान नीलामी घर और सुपरिवार का तेजी से पतन होगा। सुहाव ने गोलियां, हथियार और पारिवारिक मार्शल आर्ट तकनीकें ये सब नीलामी के लिए रख दी। अतीत में हालांकि सुहाव एक बदमाश था, लेकिन वह कम से कम इन 3 चीजों को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि ये हावरान नीलामी घर की नींव थीं और यहाँ तक कि सुपरिवार की आजीविका का आधार भी थीं। अब जब तीनों खजाने बाहर निकाल लिए गए हैं तो सुपरिवार गंभीर खतरे में है। यिनशिया ने मन ही मन आह भरी। सुपरिवार का अंत चाहे जो भी हो, पिछले जन्म में सुहाव के माता पिता ने ही उसे जीवनदान दिया था। यिनशिया इस जन्म में उनकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलेगी। इसलिए अगर सुपरिवार सचमुच पूरी तरह से पतन की ओर चला जाता है तो वह सुहाव के साथ रहने का विकल्प चुनेगी। सुहाव उसे चाहे जिस नजर से देखे, वह उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। यिनशिया हमेशा से ही बहुत मजबूत लड़की रही है। अध्याय 5 वह नीलामी जो कभी समाप्त नहीं हुई। मैंने उसे एक ऊंची इमारत बनाते देखा, मैंने उसे मेहमानों का मनोरंजन करते देखा, और फिर मैंने उसकी इमारत को ढहते हुए देखा। सोंगहेंग ने मुस्कुराते हुए नीलामी मंच पर यिनशिया को देखते हुए एक मधुर धुन गुनगुनाई। अगर हम उस छोटी बच्ची को फिर से यहाँ ला सकें और उसे तीसरे युवा स्वामी की रखैल बना सकें तो यह बहुत ही शानदार बात होगी। सोंगहेंग को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई इस बात से भली भांति परिचित था कि 8 चरम सीमाओं के पतन की नीलामी का क्या मतलब था। इससे भीड़ में सामूहिक रूप से खेद की आह सुनाई दी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड मास्टर सु और उनके बेटे द्वारा दशकों की मेहनत से निर्मित साम्राज्य अंततः सुहाव के हाथों नष्ट हो जाएगा। यह सच है, धन 3 पीढ़ियों तक नहीं टिकता। 7000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। सोंगहेंग बहुत खुश था और उसने तुरंत बोली लगा दी। यिनशिया ने सोंगहेंग को देखा और उसका चेहरा और भी अप्रिय हो गया। पिछले कुछ महीनों से यह सोंगहेंग उससे लगातार संपर्क कर रहा है और उसे तरह तरह के उदार प्रस्ताव दे रहा है। हालांकि यिनशिया ने हर बार इनकार कर दिया, लेकिन सोंगहेंग ने लगातार प्रयास किया और आश्चर्यजनक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। जैसे ही बाकी सभी लोग बोली लगाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक चौंका देने वाली बोली पूरे हावरान नीलामी घर में गूंज उठी। सोंगहेंग भी चौंक गया और उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर आवाज के स्रोत की ओर देखा। तभी सबको एहसास हुआ कि शुरू से ही इतनी ऊंची कीमत बताने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चांगटियन एडवेंचर टीम का नेता झांग मोबेई था। झांग मोबेई सुहाव के पिता का ऐसा भाई है जिसका उनसे जीवन मरण का रिश्ता है। सुपरिवार और हावरान नीलामी घर के पतन को देखकर झांग मोबेई का दिल टूट गया और उसने सुहाव की आखिरी बार मदद करने का फैसला किया। भले ही सुहाव पूरी तरह से निराश हो, मुझे उम्मीद है कि वह इस पैसे का उपयोग शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कर सकेगा। शिया जनजाति के 8 शहरों में सुरक्षा और व्यवस्था अभी भी बहुत अच्छी थी। सोंग परिवार का एकमात्र उद्देश्य चांगले फांग में नीलामी के कारोबार पर एकाधिकार स्थापित करना था। हावरान नीलामी घर के अस्तित्व में न आने पर, सुहाव के जीवित रहने पर भी सोंग परिवार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस समय सोंगहेंग और सोंग परिवार को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेयर, जिसे उन्होंने सुहाव के बगल में रखा था, पहले ही मर चुकी थी। अगर उन्हें पता होता कि मेयर मर चुकी है तो वे सुहाव को निश्चित रूप से अलग नजरिए से देखते। झांग मोबेई के प्रस्ताव ने यिनशिया और वांग फुगुई दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि झांग मोबेई ने ऐसा क्यों किया। यह केवल सुहाव के पिता के लिए था। 8 चरम सीमाओं के पतन की तकनीक को केवल एक बार सीखना 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लायक नहीं है। लेकिन दाशान और शियाओ शान नाम के दोनों भाइयों को बहुत अजीब सा महसूस हुआ।
इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर मूल्य की एक घातक मार्शल आर्ट मुफ्त में मिल गई हो। उन्हें 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए 20 या 30 साल तक बिना भोजन या पानी के रहना पड़ेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 8 एक्सट्रीम्स कोलैप्स को झांग मोबेई ने 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खगोलीय कीमत पर सफलतापूर्वक नीलाम कर दिया। जानकार लोग समझते हैं कि झांग मोबेई ने ऐसा क्यों किया, जबकि जो लोग नहीं जानते वे पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मूर्ख कहते हैं कि उसने गिरते हुए सुपरिवार और हावरान नीलामी घर के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाई। वे कहते हैं कि वह सचमुच एक मूर्ख है जिसके पास बहुत पैसा है। सुहाओ को चुपके से झांग मोबेई की दयालुता याद आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को लेकर उत्साहित हो पाता, सिस्टम की छूट तय समय पर आ गई। डिंग। प्रथम श्रेणी की श्रेष्ठ हत्या कला 8 चरम पतन की सफल नीलामी, अरबों गुना महत्वपूर्ण प्रहार और सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक पीली अदालत दांव शास्त्र की छूट प्राप्त करने पर आपको बधाई। 1 अरब गुना अधिक शक्तिशाली क्रिटिकल हिट, अद्वितीय उच्च श्रेणी की खेती तकनीक, वांगटिंग दाओजिन। सिस्टम नोटिफिकेशन में इन कीवर्ड्स को देखकर सुहाओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह पूरी तरह से भर गया है। सुहाओ ने सोचा था कि करोड़ों गुना अधिकतम प्रतिफल प्रणाली का सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे सफलतापूर्वक सक्रिय कर देगा। अफसोस की बात सिर्फ यह थी कि सुहाओ को पता चला कि इस सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक की मार्शल सील को केवल एक बार ही सीखा जा सकता है। यह तो लगभग एक संग्रहणीय वस्तु है। सुहाओ ने इस अवसर को स्वयं भुनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सुहाओ ने अपनी उत्तेजना को दबाया, उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया, जबकि उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। हालांकि नीलामी मंच पर सुहाओ के उत्साहित चेहरे ने यिन शिया का ध्यान आकर्षित कर लिया। यिन शिया की राय में सुहाओ इतना उत्साहित इसलिए हुआ होगा क्योंकि झांग मोबेई के पास 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। जैसे ही यिन शिया आज की नीलामी समाप्त करने वाली थी, उसने अचानक देखा कि सुहाओ ने अपने भंडार घर से 2 वस्तुएं निकाली और उन्हें वांग फुगुई को दे दी। यह देखकर वांग फुगुई का चेहरा एकदम बदल गया। उसने यिन शिया की ओर देखा और आंखों और उंगलियों के इशारों से यह संकेत दिया कि आज रात की नीलामी अभी समाप्त नहीं हुई है। वांग फुगुई के हाव भाव से यिन शिया समझ गई कि वांग फुगुई का मतलब था कि आज रात 2 और वस्तुओं की नीलामी होगी और दोनों ही उच्च गुणवत्ता की होंगी। हालांकि यिन शिया असमंजस में थी, लेकिन वांग फुगुई पर विश्वास होने के कारण उसने तुरंत बात की और पहले से उठकर जाने वाले मेहमानों को बुलाया। माननीय अतिथिगण, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हावरान नीलामी घर में आज रात हमारी नीलामी अभी समाप्त नहीं हुई है। हावरान नीलामी घर के प्रति आप सभी के निरंतर उत्साहपूर्ण समर्थन को देखते हुए हमने नीलामी के लिए 2 और अनमोल वस्तुएं रखने का निर्णय लिया है। यिन शिया की बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुहाओ परिवार के आखिरी 3 खजाने तो पहले ही निकाल चुका है, तो उसके पास और कौन से खजाने हो सकते हैं। हालांकि भीड़ को बात समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने यिन शिया के प्रति सम्मान दिखाते हुए बैठ गए और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे कि सुपरिवार के पास और कौन कौन से खजाने हो सकते हैं। इसी क्षण वांग फुगुई ने सुहाओ द्वारा अभी दिए गए दोनों खजाने को जल्दी से नीलामी मंच पर ले जाकर मंच पर मौजूद यिन शिया को सौंप दिया। वांग फुगुई द्वारा संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद यिन शिया के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। जब यिन शिया उन दोनों अनमोल वस्तुओं के साथ दोबारा खड़ी हुई तो उसने महसूस किया कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। सुहाओ को इतना बड़ा खजाना कहां से मिला? लेकिन मौजूदा हालात ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। सैकड़ों निगाहें उस पर टिकी थीं, इसलिए वह और देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यिन शिया ने झटपट पहला खजाना, एक छोटा सा डिब्बा उठाया और उसका परिचय देते हुए उसकी आवाज में थोड़ी उत्तेजना आ गई। माननीय अतिथिगण, आप सभी ने सच्चे अर्थ की भयावहता और शक्ति के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? मुझे लगता है कि हर कोई सच्चे अर्थ के क्षेत्र में साधना करने और एक शक्तिशाली सच्चे अर्थ में महारत हासिल करने की इच्छा रखता है। जैसे जैसे यिन शिया बोलती गई, ऐसा लगा जैसे सभी को कुछ एहसास हुआ हो और धीरे धीरे उनकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। सोंग हेंग और झांग मोबेई जैसे लोग भी यिन शिया के हाथ में मौजूद उस छोटे से डिब्बे को ध्यान से देख रहे थे, मानो उन्हें पहले ही उसकी असाधारण प्रकृति का एहसास हो गया हो। सभी की जिज्ञासा को सफलतापूर्वक शांत होते देख यिन शिया ने धीरे धीरे अपना सामान्य सौम्य और संयमित स्वभाव पुनः प्राप्त कर लिया। यद्यपि हमारे पास सच्ची भावना के स्तर की साधना नहीं है, फिर भी संसार में सच्ची भावना की गोली नामक एक अनमोल वस्तु है। एक सच्ची भावना की गोली का सेवन करने मात्र से सच्ची भावना के प्रारंभिक रूप को समझने की संभावना रहती है। बेशक ऊर्जा शोधन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इसका सेवन करने पर इसका प्रभाव शरीर को मजबूत करने के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इसका सेवन करने की तुलना में कहीं बेहतर होगा। इसके अलावा सच्ची भावना की गोली का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, सच्ची भावना के प्रारंभिक रूप को समझने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि यह उच्चतम ग्रेड की सच्ची भावना की गोली है, तो सच्ची भावना के प्रारंभिक रूप को समझने की संभावना लगभग 100% है। यिन शिया के भाषण के इस बिंदु पर सभी को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं।
यिन शिया ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा, बल्कि एक ही सांस में कहा, आज रात हमारे हाओरान नीलामी घर की 11वीं वस्तु द्वितीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची भावना की गोली है। प्रारंभिक बोली 50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। प्रत्येक बोली कम से कम 5,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की होनी चाहिए। अध्याय 6 सोंग हेंग को पछतावा होता है, झांग मोबेई इसका फायदा उठाता है। फुफकार। जैसे ही यिन जिया ने एक ही सांस में बोलना समाप्त किया, कमरे में सामूहिक रूप से एक आग गूंज उठी। चौंकाने वाला। यह तो कमाल है। दूसरे दर्जे की बेहतरीन ट्रू एसेंस पिल। ऐसा खजाना चांद ले फांग जैसी छोटी जगह के एक छोटे से हाओरान नीलामी घर में सचमुच मिल सकता है। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। सोंग हेंग पूरी तरह से अचंभित रह गया, क्योंकि सोंग परिवार के नीलामी घर में भी दूसरी श्रेणी की बेहतरीन गुणवत्ता वाली ट्रू मीनिंग पिल जैसा खजाना पहले कभी नहीं मिला था। चांगटियन एडवेंचर टीम के नेता झांग मोबेई ने चारों ओर देखा और पाया कि सोंग हेंग के अलावा उनमें कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। इससे झांग मोबेई बेहद खुश हो गया, क्योंकि अब तो उससे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग लगभग बचे ही नहीं हैं। सोंग हेंग एक मामूली आदमी है, फिर भी वह मुझसे घटिया दर्जे की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू मीनिंग पिल के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे सोंग परिवार के मुखिया यहां हैं। चांगटियन एडवेंचर टीम के अन्य सदस्यों के चेहरे भी चमक रहे थे। झांग मोबेई द्वारा 8 चरम पतन कौशल के लिए बोली लगाने के लिए 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च करने के कारण उन्हें पहले जो थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस हुई थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी, जिसे केवल एक बार ही सीखा जा सकता था। जब तक उनके नेता झांग मोबेई इस द्वितीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू मीनिंग पिल के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाते हैं, तब तक 9वें स्तर के क्यूई शोधन पर पहुंचे झांग मोबेई न केवल ट्रू मीनिंग के एक बुनियादी रूप को समझने में सक्षम होंगे, बल्कि भविष्य में ट्रू मीनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी। यह तो बिल्कुल शानदार है। जैसे जैसे झांग मोबेई की ताकत बढ़ेगी, एडवेंचरर्स गिल्ड के भीतर उनकी स्थिति और पहचान भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। सच्चे आशय के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट और ची शोधन के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। ची शोधन के स्तर के उस मार्शल आर्टिस्ट में भी काफी अंतर होता है जिसने सच्चे आशय के बुनियादी रूप में महारत हासिल कर ली है और जिसने नहीं की है। सोंग हेंग को भी इस बात का एहसास हुआ और उनका चेहरा तुरंत बदल गया। वह जानता था कि अगर वह अब परिवार के मुखिया से मदद मांगने वापस गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। वह यहाँ विशेष रूप से सु परिवार को मूर्ख बनते देखने आया था और वह अपने साथ ज्यादा धन या खजाना नहीं लाया था, इसलिए उसका झांग मोबेई से हारना तय था। अगर यह किसी और जगह का नीलामी घर होता तो शायद वे सोंग परिवार को कुछ सम्मान देते और उनके द्वारा बोली लगाने के लिए पैसे लाने का इंतजार करते। लेकिन यह तो हाओरान नीलामी घर है, सु परिवार का हाओरान नीलामी घर। सु परिवार उसे कभी भी सम्मान नहीं देगा। सोंग हेंग खेद से भरा हुआ था और सु के वे पूर्व कर्मचारी जिन्हें अग्रिम वेतन मिल चुका था, सभी बेहद उदास दिख रहे थे। वे तो बाद में लोगों का अवैध शिकार करने की भी सोच रहे थे। अप्रत्याशित रूप से नीलामी समाप्त होने से पहले ही वे गलत साबित होने वाले थे। इस समय सोंग हेंग के मन में बस यही ख्याल था कि यिन शिया मजाक कर रही है। आखिरकार एक मामूली हाओरान नीलामी घर भला दूसरे दर्जे की उच्च श्रेणी की ट्रू मीनिंग पिल का उत्पादन कैसे कर सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। लेकिन सोंग हेंग का विचार हास्यास्पद था। यिन शिया ने उस वादे को बेरहमी से तोड़ दिया। यिन शिया खुद घबराहट से कांप रही थी जब उसने अपने हाथ में मौजूद डिब्बा खोला। पल भर में यह एक चकाचौंध भरी रोशनी बिखेरता है। इसकी सुगंध अद्भुत है। सबके सामने एक शानदार और बेहतरीन ट्रू एसेंस पिल प्रदर्शित की गई। भीड़ और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। यह सच है। यह सचमुच एक द्वितीय श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल है। भले ही मैं इसे न पा सकूं, इसे एक बार देखना ही काफी होगा। झांग मोबेई उत्साह से भरे चेहरे के साथ अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह इसके लिए बेहद तरस रहा था। मैं इसके सच्चे अर्थ की मूल बातें समझने और इसके वास्तविक क्षेत्र में कदम रखने के लिए तरसता हूं। ची शोधन क्षेत्र में मौजूद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने सच्चे अर्थ के मूल सिद्धांतों को नहीं समझा है, सीधे सच्चे अर्थ क्षेत्र में कदम रखना बहुत मुश्किल है। सज्जनों, कृपया अपनी बोलियां जमा करना शुरू करें। जैसे ही यिन शिया ने लापरवाही से ये शब्द कहे, पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 60,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, झांग मोबेई ने बिना जरा भी हिचकिचाए लगभग तुरंत ही बोल दिया। वह इस दूसरे दर्जे की बेहतरीन गुणवत्ता वाली ट्रू मीनिंग पिल को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस द्वितीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची अर्थ की गोली के साथ उसके सच्ची अर्थ की दुनिया में प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक है। झांग मोबेई के अचानक प्रकट होने से बाकी सभी लोग कुछ हद तक हैरान रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि वित्तीय संसाधनों के मामले में वे झांग मोबेई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं थे। हर एडवेंचर टीम बेहद धनी लोगों का समूह होती है। सोंग हेंग ने दांत पीस लिए। हालांकि वह जानता था कि उसे दूसरी श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची अर्थ की गोली मिलने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। फिर सोंग हेंग ने एक कीमत भी बताई, 65,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन।
यह सुनकर झांग मोबेई ने पहले सोंगहेंग की ओर देखा और फिर ताना मारते हुए कहा, छोटे सोंग, तुम अपने सोंग परिवार के नीलामी घर में ही क्यों नहीं रहते? सारा दिन सु परिवार के हावरान नीलामी घर में इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? बेशर्मी से बोली लगाना तो ठीक है, लेकिन तुम इतने कंजूस क्यों हो? एक बार में 5,000 क्यों बढ़ा रहे हो? क्या तुम थोड़े उदार नहीं हो सकते? झांग मोबेई एक पल के लिए रुका, फिर जोर से घोषणा की, 80,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। हालांकि सोंगहेंग जानता था कि यह झांग मोबेई की उकसाहट थी, फिर भी वह हार स्वीकार नहीं कर सका। सोंगहेंग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं 90,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भेंट करूंगा। उसके बोलने से पहले ही यिन शिया मुस्कुराई और बोली, माफ कीजिए मैनेजर सॉन्ग, हमारे हावरान नीलामी घर में आपकी बोली लगाने की अधिकतम सीमा केवल 80,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। यदि आपको अपनी बोली सीमा बढ़ानी है तो आपको अपने पास मौजूद अन्य स्पिरिट स्टोन या खजाने दिखाने होंगे। यह सुनकर सोंगहेंग ने तुरंत अपना सिर गुस्से भरे भाव से नीचे कर लिया और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके पास कुछ बहुमूल्य खजाने थे, लेकिन वे खजाने उसने चुपके से सोंग परिवार के नीलामी घर से चुराए थे। अगर वह उनका खुलासा करता तो न केवल वह दूसरे दर्जे की सर्वोच्च श्रेणी की ट्रू इंटेंट पिल खो देता, बल्कि सोंग परिवार को उसके असली खजाने का भी पता चल जाता, जिससे वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसलिए सोंगहेंग के पास अपने गुस्से को दबाने और चुपचाप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर सोंगहेंग को व्यक्तिगत रूप से यह पुष्टि करने की इच्छा न होती कि झांग मोबेई ने अंततः दूसरे दर्जे की सर्वोच्च श्रेणी की ट्रू मीनिंग पिल के लिए बोली जीत ली है, तो वह अब तक चुपके से निकल गया होता। यदि यह पुष्टि हो जाती है कि दूसरे दर्जे की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू एसेंस पिल झांग मोबेई के हाथों में है, तो वह और पूरा सोंग परिवार निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। वहां कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इसलिए अंत में झांग मोबेई ने 80,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले इस द्वितीय श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। झांग मोबेई और चांगटियन एडवेंचर टीम के सभी सदस्य बेहद खुश थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बाहर एक मध्यम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल की कीमत 80,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से शुरू होगी। इसके अलावा ये सभी उपलब्ध तो हैं, लेकिन इन्हें बेचा नहीं जा सकता। झांग मोबेई कई बार मध्यम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल खरीदना चाहता था, लेकिन वह खरीद नहीं सका। इतना ही नहीं, इस बार झांग मोबेई ने जो गोली खरीदी थी वह एक उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल थी। इसका मूल्य 80,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से कहीं अधिक है। झांग मोबेई को लगा कि इस बार तो उसे वाकई बहुत अच्छा सौदा मिला है। सुहाव ने यिन शिया से शुरुआती बोली 50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर निर्धारित करने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह झांग मोबेई के एहसान का बदला चुका सके। झांग मोबेई और उनकी चांगटियन एडवेंचर टीम ने वर्षों से हावरान नीलामी घर और सु परिवार का अच्छे से ख्याल रखा है और सुहाव इसके लिए आभारी हैं। अन्यथा यदि सुहाव का पुनर्जन्म हो जाता है और पिछले मालिक ने एक पूरे नीलामी घर को बर्बाद कर दिया होता, तो इससे उसे बहुत परेशानी होती। कहावत है ना, हर घूंट की एक कीमत होती है। बिल्कुल यही बात है। हालांकि सुहाव को द्वितीय श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की ट्रू मीनिंग पिल की नीलामी के बाद सिस्टम से कोई छूट पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उन्हें सिस्टम से कोई छूट पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि सुहाव स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकता है और फिर उनका उपयोग नीलामी के लिए अन्य स्थानों से खजाने खरीदने के लिए कर सकता है, जो कि पर्याप्त है। आम लोगों के पास खजाने खरीदने का लगभग कोई तरीका नहीं है, लेकिन सुपरिवार 3 पीढ़ियों से हावरान नीलामी घर चला रहा है और सुहाव के पास एक ऐसा तरीका है जो आम लोगों के पास नहीं होता। इसके अलावा सुहाव का झांग मोबेई के लिए आश्चर्य यहीं तक सीमित नहीं था। जब दूसरी श्रेणी की सर्वोच्च गुणवत्ता वाली ट्रू एसेंस पिल झांग मोबेई को सौंप दी गई तो सभी ने अपनी अनिच्छुक निगाहें हटा लीं और यिन शिया के हाथ में रात की अंतिम नीलामी वस्तु को देखने के लिए मुड़ गए। नीलामी में अंतिम से पहले वाली वस्तु इतनी कीमती थी। अंतिम उत्पाद के रूप में इसका मूल्य किसी भी तरह से दूसरी श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू एसेंस पिल के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। अगर झांग मोबेई उसे फिर से अपने साथ ले जाए, भले ही यह सिर्फ उसके ज्ञान के दायरे को बढ़ाने के लिए हो, तो भी कोई बात नहीं। अध्याय 7। हर कोई झांग मोबेई से नफरत करता है, हर कोई झांग मोबेई बनना चाहता है। माननीय अतिथिगण, आज रात हमारे हावरान नीलामी घर की अंतिम वस्तु का अनावरण होने वाला है। इस क्षण यिन शिया के चेहरे पर दिल से मुस्कान आ गई। वह बहुत खुश थी, क्योंकि सुहाव ने वास्तव में द्वितीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू इंटेंट पिल जैसी एक कीमती वस्तु को बाहर निकाला और इसे सफलतापूर्वक 80,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में नीलाम किया गया। हावरान नीलामी घर का संकट पूरी तरह से हल हो गया है। जो कुछ लोग वहीं रुकने का फैसला किए, साथ ही दाशान, शियाओशान और यहाँ तक कि वांग फुगुई खुद भी, सभी बेहद हैरान और अचंभित थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सुहाव वास्तव में हावरान नीलामी घर को बचाएगा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि सुहाव ने यह कैसे किया, लेकिन सुपरिवार की 3 पीढ़ियों द्वारा संचित ज्ञान और अनुभव की गहराई उनकी समझ से परे थी। उन्होंने इसे दादासू और सुहाव के पिता की कड़ी मेहनत का परिणाम माना। बहरहाल इतना तो काफी है कि सुहाव पश्चाताप कर सका और नए सिरे से शुरुआत कर सका। सुपरिवार और हावरान नीलामी घर की स्थिति धीरे धीरे बेहतर जरूर होगी।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सुपरिवार और हावरान नीलामी घर के उत्थान की आशा और भविष्य को पहले ही देख लिया था। श्रीमती सु, हमें और सस्पेंस में मत रखिए और बताइए कि नीलामी की आखिरी वस्तु क्या है। वैसे भी हम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, नीलामी हॉल में एक व्यक्ति ने मजाक में कहा। यह कोई रहस्य नहीं है कि यिनशिया सुहाओ की बचपन की प्रेमिका थी। बहुत से लोग यह बात जानते हैं। आखिरकार बच्चों को दुल्हन के रूप में पालने का चलन तो बहुत आम है। कुछ थोड़े धनी परिवार अपने बेटों के जन्म के बाद एक या एक से अधिक बाल विवाह के लिए लड़कियों की तलाश करते थे। अगर आप अपनी बालवली का पालन पोषण स्वयं करते हैं या उसे बड़े होते हुए देखते हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं और आपके बेटे को भी कम चिंता करनी पड़ेगी। हालांकि यिनशिया का चेहरा कुछ असहज हो गया। अपने दिल में हालांकि उसने सुहाओ को अपना भावी पति माना था, लेकिन सुहाओ के पिछले कुछ वर्षों के कार्यों ने उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। फिलहाल तो उसके लिए सुहाओ को स्वीकार करने का कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें चुप कराने के लिए यिनशिया ने झट से कहा, सच कहूं तो नीलामी में रखी जाने वाली आखिरी वस्तु को लेकर मैं बहुत घबराई हुई हूं, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से इससे पहले कभी इस स्तर के खजाने की नीलामी नहीं की है। यिनशिया के एक वाक्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को चुप करा दिया। यहां तक कि जिन नीलामीकर्ताओं ने खजानों को संभालने का अनुभव किया है, उन्होंने भी कभी ऐसे खजाने की नीलामी नहीं की है। वह खजाना किस स्तर का होगा? यह कम से कम दूसरे दर्जे का खजाना होना चाहिए। पूरे चांगलेफांग जिले से मुट्ठी भर से ज्यादा द्वितीय श्रेणी के खजाने नहीं मिल सकते। यिनशिया ने उत्साह से कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि पहाड़ चीरने वाला हथौड़ा अजय है। जब तक मैंने यह हथियार नहीं देखा था, तो यही है एक परिपूर्ण हथियार, सुंदर और शक्तिशाली। जैसे ही यिनशिया ने बोलना शुरू किया, उसने अपने सामने रखा डिब्बा खोला, जिसके अंदर एक बर्फीली तलवार निकली जो गहरे नीले रंग की चमक बिखेर रही थी और जिसका ब्लेड बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक ही एक भयानक ठंड फैल गई। पूरे नीलामी हॉल के अंदर का तापमान काफी गिर गया। आसपास खड़े कुछ लोगों की भौहों और दाढ़ियों पर भी सफेद बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी। वांग फुगुई तैयार था और उसने दाशान को एक मोटा स्वेटर लाने और उसे सुहाओ के कंधों पर डालने का आदेश दिया। सुहाओ की शारीरिक स्थिति इस समय कमजोर है और वह फ्रॉस्ट स्वॉर्ड के इतने करीब है कि वह किसी भी तरह की ठंड सहन नहीं कर सकता। झांग मोबेई, सोंगहेंग और अन्य लोग एक बार फिर चौंक गए और अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की ओर भीड़ की निगाहें पहले अविश्वास से, फिर आश्चर्य से और अंत में तीव्र लालच और इच्छा से भर गईं। हथियारों में अंतर्निहित गुण होते हैं जो आसपास के मौलिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। मुझे यकीन है कि मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आपने सही अनुमान लगाया, यह एक असली द्वितीय श्रेणी का हथियार है। इतना ही नहीं, यह मध्यम श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का हथियार है और इसका नाम है फ्रॉस्ट स्वॉर्ड। इसे हथियार निर्माण के उस्ताद मोशी ने बनाया है, यिनशिया ने बड़े उत्साह से बताया। जहां तक उस आखिरी वाक्य की बात है, वह तो उसने सुहाओ के आदेश पर ही गढ़ा था। उसने तो हथियार बनाने वाले उस्ताद मोशी के बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन चाहे वह मोशी हो या मोझेंग, जब तक वह फ्रॉस्ट स्वॉर्ड में सबकी दिलचस्पी बढ़ा सकता है, उतना ही काफी है। जैसा कि उम्मीद थी, यिनजिया का परिचय सुनने के बाद सभी और भी उत्साहित हो गए। यह वाकई में टियर 2 का हथियार है। इसके अलावा यह एक मध्यम श्रेणी का द्वितीय स्तर का हथियार है। वाह, बहुत बढ़िया। भतीजे सुहाओक्सियन, तुमने आज रात मुझे 2 अविश्वसनीय सरप्राइज दिए हैं। झांग मोबेई इतना खुश था कि वह खुशी से नाचने ही वाला था। एक दूसरे दर्जे की सर्वोच्च श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल, साथ ही एक दूसरे दर्जे का मध्य श्रेणी का हथियार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड। इन 2 प्रतिभाओं के साथ और थोड़ा और समय मिलने पर चांगलेफांग में नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट का खिताब निस्संदेह झांग मोबेई को ही मिलेगा। सोंग परिवार का मुखिया और प्रथम साहसिक दल का नेता उसके लिए कुछ भी नहीं है। जल्दी करो, नीलामी शुरू करो। झांग मोबेई एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी और उसने सीधे यिनशिया से आग्रह किया। सोंगहेंग का चेहरा अब इतना पीला पड़ गया था मानो उसने गोबर खा लिया हो। उसने निराशा में अपनी आंखें भी बंद कर लीं, क्योंकि वह जानता था कि वह झांग मोबेई को फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को नष्ट करने से नहीं रोक सकता और न ही वह झांग मोबेई को अपनी आंखों के सामने और अधिक शक्तिशाली होने से रोक सकता है। सुपरिवार और हावरान नीलामी घर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहद बढ़िया। उसने एक गुप्त कौशल को छुपा कर रखा था, जिससे दुनिया को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। सोंगहेंग इतना गुस्से में था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। हम लड़ाई में नहीं जीत सकते, हम बहस में नहीं जीत सकते, हम झगड़े में नहीं जीत सकते और हम छोड़कर नहीं जा सकते। वह बहुत निराश था। सोंगहेंग के बदलते भाव देखकर यिनशिया बेहद खुश हुई। उसने उत्साह से घोषणा की, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड, जो एक मध्यम श्रेणी का द्वितीय स्तर का हथियार है, की शुरुआती बोली 100,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। प्रत्येक बोली कम से कम 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की होनी चाहिए। 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। यिनशिया के बोलते ही झांग मोबेई ने अधीरता से चिल्लाया। झांग मोबेई के मुंह खोलने के बाद बाकी कोई भी खेलना जारी नहीं रख सका। उन्होंने मन ही मन झांग मोबेई को कोसते हुए उसे घोर निर्लज्ज कहा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पूरी तरह से अलग थलग हैं।
भले ही हम इसे वहन करने में सक्षम न हो, फिर भी हमें कम से कम उन्हें भागीदारी का एहसास तो दिलाना चाहिए। शुरुआत में ही 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। कुछ प्रमुख शक्तियों को छोड़कर पूरे चांगलेफांग जिले में कौन इतनी कीमत चुका सकता है? लेकिन सभी लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि झांग मोबेई द्वारा 200,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले एक मध्यम श्रेणी का द्वितीय स्तरीय हथियार खरीदना एक बहुत बड़ा मुनाफा था। उस समय सोंग परिवार के मुखिया और चांगलेफांग की पहली साहसिक टीम के नेता दोनों ने द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी के हथियार प्राप्त करने के लिए कम से कम 300,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। सामान्य परिस्थितियों में आप कम से कम 500,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए बिना मध्य श्रेणी का द्वितीय स्तरीय हथियार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हर किसी के मन में झांग मोबेई के प्रति घृणा, ईर्ष्या और जलन की मिलीजुली भावनाएं थीं। हर कोई झांग मोबेई से नफरत करता है और हर कोई झांग मोबेई बनना चाहता है। झांग मोबेई को पता था कि उसे एक बहुत बड़ा सौदा मिल गया है। उसने तुरंत 200,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की पेशकश की, इस उम्मीद में कि सु परिवार और हाओरान नीलामी घर को इससे अधिक लाभ होगा। लेकिन इस बार वह अपने साथ बस इतना ही पैसा लाया है, इसलिए वह इतनी ही कीमत दे सकता है। भविष्य में झांग मोबेई ने सु परिवार और हाओरान नीलामी घर को अन्य तरीकों से मुआवजा देने का फैसला किया। एक बार में 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, 2 बार में 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, 3 बार में 2 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। बिक गया। आज रात के आखिरी आइटम के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने पर कमांडर झांग को बधाई, यिन शिया ने जोर से घोषणा की। दरअसल यिन शिया को उस पर थोड़ी दया आ रही थी। सुहाओ के अनुरोध पर कम से कम 500,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के मूल्य वाले द्वितीय श्रेणी के मध्यम श्रेणी के हथियार की शुरुआती बोली केवल 100,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर ही निर्धारित की जा सकती थी। यिन शिया समझ गई थी कि सुहाओ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि केवल झांग मोबेई के पास ही मध्य श्रेणी के द्वितीय स्तर के हथियार को हासिल करने के लिए वित्तीय संसाधन थे। लेकिन यह कीमत तो वाकई बहुत कम है। यिन शिया को तो इस बात की भी चिंता थी कि सुहाओ शायद अपनी लागत भी वसूल न कर पाए। इस मध्यम श्रेणी के द्वितीय स्तरीय हथियार को प्रारंभ में किसने प्राप्त किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुहाओ ने अंततः इसके लिए जो कीमत चुकाई वह 200,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से कहीं अधिक रही होगी। अध्याय 8 हवा और बर्फ का असली अर्थ आकार लेता है, खजाने के व्यापारी की ओर अग्रसर। हालांकि सुहाओ के लिए दुख महसूस करने के बावजूद यिन शिया बिना अनुमति के उसकी अवज्ञा नहीं करेगी। वह सुहाओ के रूपांतरण और असाधारण गुणों को पहले ही समझ चुकी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह सुपरिवार का एकमात्र वंशज है। एक बार जब वे गंभीरता से काम करने लगते हैं तो उनके तरीके, साहस और बाकी सब कुछ आम लोगों की उपलब्धियों से कहीं आगे निकल जाते हैं। यिन शिया की नजरों में सुहाओ के गरीब होने या अमीर होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जल्द ही झांग मोबेई ने पैसे दिए और उसकी इच्छा पूरी हुई। एक द्वितीय श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू इंटेंट पिल और एक द्वितीय श्रेणी का मध्यम गुणवत्ता वाला हथियार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड। सोंग हेंग ने झांग मोबेई को देखा, जिसके एक हाथ में दूसरे दर्जे की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू इंटेंट पिल और दूसरे हाथ में दूसरे दर्जे का मध्यम गुणवत्ता वाला हथियार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड था, और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। हालांकि सोंग हेंग मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, झांग मोबेई को कुछ देर और इतराने दो। देखते ही देखते ये दोनों अनमोल वस्तुएं सोंग परिवार की हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल सोंग हेंग अवाक रह गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि झांग मोबेई नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था। झांग मोबेई अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत ही उस बेहद कीमती, उच्च गुणवत्ता वाली दूसरे दर्जे की सच्ची अर्थ की गोली को अपने मुंह में डाला और निगल लिया। हाँ, आप ऐसे अनमोल अमृत को कहीं भी छिपा लें, इसे तुरंत सेवन करना उतना सुरक्षित नहीं है। एक बार जब आप इसे खा लेते हैं तो यह आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। अगर कोई तुम्हें मार भी दे तो भी उसे अमृत नहीं मिलेगा। झांग मोबेई के कार्यों ने न केवल सोंग हेंग को चौंका दिया, बल्कि उनके आसपास के कई लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। यह दृश्य देखकर सुहाओ ने प्रशंसा में थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, कमांडर झांग वाकई एक असाधारण व्यक्ति हैं, दिलचस्प और करिश्माई दोनों ही। झांग मोबेई तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और दूसरी श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली ट्रू मीनिंग पिल के प्रभाव को निखारने में जुट गया। चांगटियन एडवेंचर टीम के सदस्यों का एक समूह उसकी रक्षा कर रहा था और कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। ठीक 15 मिनट बाद झांग मोबेई ने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। उसकी बाघ जैसी आंखों में मानो प्रचंड हवा और बर्फ ही बर्फ हो। भतीजे सुहाओक्सियन, मेरा चांगटियन एडवेंचरर ग्रुप क्षतिग्रस्त कुर्सियों के लिए आपको 10 गुना मुआवजा देगा। आपको मरम्मत का काम भी दोबारा करवाना चाहिए। जैसे ही झांग मोबेई ने बोलना शुरू किया, उसने बस अपना हाथ हिलाया और अचानक सोंग हेंग के चारों ओर बर्फीला तूफान आ गया। देखते ही देखते सोंग हेंग के आसपास की सभी कुर्सियां और मेजें उलट गईं और उन पर पाले की मोटी परत जम गई। सोंग हेंग इतना भयभीत हो गया था कि वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। झांग मोबेई विजयी भाव से हंसा, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, झांग मोबेई, वास्तव में पवन और हिम के सच्चे अर्थ के भ्रूण रूप को जागृत कर पाऊंगा।
सच्चा अर्थ लोक अब बस आने ही वाला है। हालांकि हवा और बर्फ का असली अर्थ केवल निम्न स्तर का ही था, फिर भी झांग मोबेई संतुष्ट थी। कई मार्शल आर्टिस्ट अपना पूरा जीवन ची रिफाइनिंग दायरे में ही फंसा रह जाता है, वे ट्रू इंटेंट दायरे में आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे ट्रू इंटेंट के बुनियादी रूप को सफलतापूर्वक जागृत नहीं कर पाए हैं। झांग मोबेई की अपेक्षाएं अधिक नहीं थीं। उन्होंने वायु और हिम के वास्तविक अर्थ के बुनियादी स्वरूप को जागृत कर लिया था और सच्चे अर्थ के क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके थे। इस जीवन में उनके लिए इतना ही काफी था। इसके अलावा हवा और बर्फ का सच्चा अर्थ उनके द्वितीय श्रेणी के मध्य श्रेणी के हथियार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड के लिए एकदम सही मेल खाता है। एक बार जब वह हवा और बर्फ का सही अर्थ समझ जाएगा और साथ ही फ्रॉस्ट और विंड स्वॉर्ड भी उसके हाथ में आ जाएगी तो झांग मोबेई चांगले फांग पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। दूसरी ओर सोंग हेंग अंततः और अधिक संयम नहीं रख सका और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया, जिससे उसके सामने जमी बर्फ लाल रंग से रंग गई। वह बहुत गुस्से में था, हद से ज्यादा गुस्से में। झांग मोबेई ने सोंग हेंग की ओर तलवार तानते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, मैनेजर सोंग, नीलामी समाप्त हो चुकी है, आप अभी भी यहाँ क्यों मंडरा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ से विदा कर दूं? सोंग हेंग इतना क्रोधित था कि वह झांग मोबेई के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अचानक तबीयत खराब लग गई। आप सबको हंसाने के लिए मुझे बहुत खेद है। मैं अब वापस जाकर आराम करूंगा। इतना कहकर सोंग हेंग जल्दी से वहां से चला गया। उसने उन सभी पूर्व सुसाथियों को भी छोड़ दिया जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से भर्ती किया था। सुके ये पूर्व साथी एक दूसरे को देखने लगे, शर्म से वे और देर तक वहां नहीं रुक सके और फिर वे सब चुपके से चले गए। झांग मोबेई भीड़ से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए सुहाव के पास पहुंची और बोली, भतीजे सुहाव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सरल स्वभाव के होगे और इतने महत्वपूर्ण समय पर हमें अपनी सारी प्रतिभा दिखाओगे। स्वर्ग में बैठे बूढ़े सु तुम्हें इस तरह देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। सुहाव ने तुरंत झुककर कहा, चाचा झांग, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं इस स्तर तक केवल अपने पिता और दादा के प्रभाव के कारण ही पहुंच पाया हूं। कुछ देर तक शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद जैसे ही झांग मोबेई अपने आदमियों के साथ जाने ही वाले थे, सुहाव ने उन्हें याद दिलाया, वैसे अंकल झांग, मैं कल सुबह एक नीलामी आयोजित कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप उपस्थित होकर मुझे सम्मानित महसूस करेंगे। कल सुबह एक और शो है। चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। यह सुनकर झांग मोबेई को आश्चर्य से ज्यादा खुशी हुई। नीलामी आयोजित करने का मतलब है कि सुपरिवार और हावरान नीलामी घर अभी भी कुछ अनमोल वस्तुएं पेश कर सकते हैं। इस युग में लोगों के पास पैसे की नहीं बल्कि खजाने और विभिन्न संसाधनों की कमी है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिया जनजाति वर्तमान में विशाल निर्जन क्षेत्र के एक दूरस्थ और गरीब इलाके में स्थित है। वे इतने गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही बचा है। आखिरकार पैसा कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। बस एक खाली क्रिस्टल में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा डाल दें और आप एक स्पिरिट स्टोन बना सकते हैं। इसलिए शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए आत्मा के पत्थर उतने ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जितने वे चाहते हैं। सुहाव की बातें न केवल झांग मोबेई और उनकी चांगटियन एडवेंचर टीम ने सुनी, बल्कि उनके आसपास मौजूद कई तेज कानों वाले लोगों ने भी सुनी। कल सुबह हावरान नीलामी घर अभी हुई नीलामी से कम पैमाने की एक और नीलामी आयोजित करेगा। इस खबर को गुप्त रखा गया और केवल करीबी दोस्तों और परिवार वालों को ही बताया गया। हावरान नीलामी घर में झांग मोबेई और अन्य मेहमानों के धीरे धीरे चले जाने के बाद वांग फुगुई एक भंडारण अंगूठी लेकर सुहाव के पास गए और उन्हें सौंपते हुए कहा, युवा स्वामी, इसमें आज रात की नीलामी से प्राप्त सभी निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। कुल 326 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। आप पहले इन्हें गिन लें। सुहाव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे गिनती करने की जरूरत नहीं है। मुझे अंकल वांग पर पूरा भरोसा है कि वे सब कुछ ठीक से करेंगे। मैं 320,000 ले लूंगा। बाकी रकम नीलामी घर के रोजमर्रा के कामकाज में इस्तेमाल होगी। मैं कल सुबह नीलामी के बाद सभी का वेतन दे दूंगा। वांग फुगुई ने सिर हिलाया, सुहाव को 320,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सौंपे और फिर पूछा, युवा स्वामी, हम कल सुबह की नीलामी में क्या नीलाम करेंगे? यिन शिया और दाशान भाई, जो आसपास खड़े थे, भी उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि सुहाव इस बार किस तरह का खजाना लेकर आएगा। सुहाव ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास यहाँ कोई खजाना नहीं है। मैं आज रात खजाने के व्यापारी के पास जाकर कुछ खजाना लाऊंगा और कल सुबह वापस आ जाऊंगा। युवक, हमें भी आपके साथ चलने दीजिए। दशान के दोनों भाइयों ने स्वेच्छा से यह प्रस्ताव रखा। सुहाव के कुछ बोलने से पहले ही वांग फुगुई ने बीच में टोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। खजाना व्यापारी का नियम है कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उसके पास जा सकता है। यह नियम सुके समय से चला आ रहा है। कोई भी नियम नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर दशान के दोनों भाई इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने तुरंत माफी मांग ली और अपनी गलती स्वीकार कर ली। सुहाव ने सबकी ओर देखा और कहा, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। मैं अभी खजाने के व्यापारी के पास जा रहा हूं। अगर मैं कल सुबह नीलामी शुरू होने से पहले वापस नहीं आ पाया
तो मुझे यिन शिया से थोड़ी देर के लिए रुकने की गुहार लगानी पड़ेगी। कोई और रास्ता नहीं था। न तो सुहाओ और न ही उनके पूर्ववर्ती कभी खजाने के व्यापारी के पास गए थे। वे केवल मार्ग और विधि जानते थे। सुहाओ की याददाश्त के अनुसार खजाने के व्यापारी तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यिन शिया ने सुहाओ को गहरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वांग फुगुई मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो युवा स्वामी। मिस यिन शिया और मेरे यहाँ नीलामी में मौजूद होने से कुछ नहीं होगा। सुहाओ ने सिर हिलाया और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और हाओरान नीलामी घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। अध्याय 9। बुबाओ गांव की नौरंगों वाली गली में सोंग परिवार का क्रोधित मुखिया। चांगले फांग, सोंग परिवार का आंगन। इस अध्ययन में सोंग परिवार की मुखिया सोंग वेनलुआन ने सोंगहेंग के बूढ़े चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उन्होंने सोंगहेंग के 2 सोने के दांत तोड़ दिए। सोंगहेंग के चेहरे पर तुरंत ही हथेली के आकार का खून का एक स्पष्ट निशान दिखाई दिया। तुम निकम्मे कमीने। तू चुपचाप खड़ा देखता रहा जब झांग मोबेई ने दूसरे दर्जे की सर्वोच्च श्रेणी की ट्रू इंटेंट पिल और दूसरे दर्जे की मध्यम श्रेणी की तलवार जीत ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने वापस आने की? तू कचरा है। सोंग वेनलुआन को लगा जैसे गुस्से से उसके फेफड़े फट जाएंगे। ये तो 2 दूसरे दर्जे के खजाने हैं। इसके अलावा ये सभी शीर्ष स्तर के द्वितीय श्रेणी के खजाने हैं जो बेहद दुर्लभ हैं। अगर उन दोनों खजानों को सोंग वेनलुआन ने हासिल किया होता, न कि झांग मोबेई ने, तब सोंग वेनलुआन सीधे चांग ले फांग की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकती थी। सोंग परिवार निश्चित रूप से चांग ले फांग में सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाएगा। दुर्भाग्य से इस दुनिया में अगर ऐसा होता तो क्या होता जैसी कोई बात नहीं है। उन दोनों खजानों को प्राप्त करने वाला झांग मोबेई था, न कि सोंग वेनलुआन। कुलपति जी, मैंने पूरी कोशिश की। वह कमीना झांग मोबेई अपने पूरे गिरोह के साथ हाओरान नीलामी घर में बैठा है और खूब सारा पैसा लेकर आया है। मेरे पास न पैसा है न ताकत, मेरे पास कोई चारा नहीं है कुलपति जी। सुपरिवार का वह बदमाश सुहाओ झांग मोबेई को अपने ससुर से भी ज्यादा अहमियत देता है, लेकिन वह हमारे सोंग परिवार की शान पर लानत करता है। वह मरने लायक है। सोंगहेंग ने अपना चेहरा ढक लिया और कड़वी शिकायत की। सोंग वेनलुआन ने ताना मारते हुए कहा, ओह, ऐसा है क्या? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे कम पैसे देने के लिए दोषी ठहरा रहे हो, है ना? सोंगहेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे उन सभी गंदे कामों के बारे में पता नहीं है जो तुमने इतने सालों से पर्दे के पीछे किए हैं? क्या मुझे खुद तुम्हें सोंग परिवार के लेखा कार्यालय में बुलाना चाहिए? सुनो सोंगहेंग, अगर तुम जीवन भर सोंग परिवार के प्रति वफादार न रहे होते और जवानी में कुछ अच्छे काम न किए होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुकी होती, जानते हो ना? सोंगहेंग तुरंत भयभीत हो गया और जमीन पर घुटने टेककर बार बार गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगने लगा। हे कुलपति जी, मुझसे गलती हुई। हे कुलपति जी, मुझे बहुत खेद है। मैं सचमुच जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं आपसे केवल यही विनती करता हूं, कृपया सोंग परिवार के प्रति मेरी आजीवन सेवा के खातिर मेरे परिवार पर हाथ न उठाएं, कृपया। तुमने मेरा नहीं, जांगेर का नाश किया है। मेरे जांगेर का। सोंग परिवार के भविष्य के उत्थान और गौरव की आशा। सोंग वेनलुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, माथे की नसें तन गईं और उसने सोंगहेंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, सोंगहेंग, तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल सभी प्रसिद्ध अकादमियां छात्रों की भर्ती कर रही हैं। अगर तुम जांगेर के लिए वह दूसरे दर्जे की बेहतरीन ट्रू मीनिंग पिल ला सको जिससे वह ट्रू मीनिंग का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर सके, तो जांगेर को आंखें बंद करके शीर्ष 10 अकादमियों में से किसी एक में प्रवेश मिल सकता है। लेकिन अब देखो क्या हुआ। झांग मोबेई ने विंड एंड स्नो ट्रू मीनिंग का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम बर्बाद हो गए। कुलपति, मैं गलत था। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे मार डालो कुलपति। सोंगहेंग लगातार घुटने टेकता रहा, मानो उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास न हो कि उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। तुम्हें मारने से मुझे क्या फायदा होगा, बूढ़े कुत्ते? क्या तुम्हें मारने से मुझे वो दूसरे दर्जे की सबसे बेहतरीन ट्रू इंटेंट पिल मिल जाएगी जो पहले से ही झांग मोबेई के साथ मिल चुकी है? सोंग वेनलुआन ने मेज के कोने पर हाथ टिकाए, उसका भयंकर चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। बेशक तुम मरोगे ही, जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। तभी अध्ययन के बाहर से एक अत्यावश्यक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट बस कह दो, सोंग वेनलुआन ने बाहर चिल्लाकर कहा। इस तरह की अत्यावश्यक रिपोर्टें आमतौर पर किसी बेहद महत्वपूर्ण बात का संकेत देती हैं, अन्यथा वह इतनी आसानी से परेशान नहीं होता। कुलपति महोदय को सूचना। हमारे जासूसों ने अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त की है कि सुपरिवार के हाओरान नीलामी घर में आज रात दूसरे दर्जे की सर्वोच्च श्रेणी की ट्रू इंटेंट पिल और दूसरे दर्जे की मध्यम श्रेणी की तलवार फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की नीलामी की गई थी। ये दोनों चांगटियन एडवेंचरर ग्रुप के नेता झांग मोबेई ने जीत ली हैं। इसके अलावा सुहाओ ने घोषणा की है कि सुपरिवार का हाओरान नीलामी घर कल सुबह एक और नीलामी आयोजित करेगा जिसमें आज रात पेश किए गए खजानों से भी बेहतर खजाने होंगे। कल सुबह फिर आ रहे हो और उससे भी बेहतर खजाने लेकर? सुपरिवार के सुहाओ को इतना भरोसा और ये खजाने कहां से मिलते हैं? सोंग वेनलुआन और सोंगहेंग ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। फिर जैसे अचानक कुछ याद आने पर सोंग वेनलुआन ने जल्दी से पूछा, वैसे सोंगहेंग, तुमने उस बदमाश सुहाओ के बगल में जिस औरत को बिठाया था,
हाँ, मेयर नाम की उस औरत ने क्या हाल ही में कोई संदेश भेजा है? सुहाव ने आखिर ऐसा कैसे किया? सोंग हेंग का चेहरा कब्ज से पीड़ित व्यक्ति की तरह पीला पड़ गया था। कुलपति, मुझे अभी अभी पता चला। आज हाओरान नीलामी घर में नीलामी शुरू होने से ठीक पहले सुहाव ने मेयर की हत्या कर दी। सोंग वेनलुआन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। मेयर को सुहाव ने मार डाला। यह सुहाव आखिर पागल हो गया है क्या? या सुहाव का पहले वाला व्यवहार सिर्फ हमारे लिए एक नाटक था? तुरंत ही सोंग वेनलुआन ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो ये सब। सुहाव असल में कैसा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षेप में, अगर सु परिवार का हाओरान नीलामी घर कल सुबह वाकई कीमती खजाने नीलाम करता है तो मैं तुम्हें सोंग परिवार की आधी संपत्ति लाने की इजाजत दूंगी। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कोई खजाना नहीं लाए तो अंजाम तुम्हें पता है। नीलामी में भाग लेते समय अपने प्यारे पोते पोतियों के बारे में ज्यादा सोचो। वे तुम्हें हिम्मत और ताकत देंगे। सोंग हेंग ने बार बार घुटने टेके और कांपते हुए आदेश स्वीकार किया। किंगचेन की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई घोड़ागाड़ी के अंदर सुहाव गाड़ी में अकेला बैठा था। उनके पूर्ववर्ती की यादों के अनुसार खजाने के व्यापारी के ठिकाने तक पहुंचने में उन्हें 1 घंटा लग जाता था। लेकिन सुहाव के पास फिलहाल पैसों की कोई खास कमी नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी में यात्रा करना चुना। पैदल चलना तो मूर्खता होगी। अपने शारीरिक गठन के हिसाब से तो वह 15 मिनट से भी कम चलने के बाद ही हांफने लगेगा। कार में बैठने के बाद सुहाव ने तुरंत उस सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक को बाहर निकाला जो उसे सिस्टम से पुरस्कार के रूप में मिली थी। वांगटिंग दाओजिन पर मौजूद मार्शल सील को केवल एक बार ही सीखा जा सकता है, इसलिए सुहाव ने इसका इस्तेमाल खुद पर किया। पल भर में सुहाव ने एक अद्भुत उदात्तीकरण का अनुभव किया और उसकी चेतना का सागर तारों और सागर की तरह निर्मल हो गया। हुआंगटिंग दाओजिन को समझें। सुहाव बेहद खुश था क्योंकि हुआंगटिंग दाओजिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। एक बार यह पूरा हो जाए तो इसे परिपूर्ण माना जाता है। मेरी समझने की क्षमता तुरंत चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। सभी प्रकार के विषयों से अप्रभावित और सभी रोगों से मुक्त, अमर और अविनाशी, पुनर्जन्म के चक्र से परे। इसके लिए किसी संसाधन या समय की आवश्यकता नहीं है। साधना स्तर दिन में एक बार स्वचालित रूप से बढ़ता है। इसके अलावा विष जैसी गैर भौतिक हानिकारक विधियों को साधना अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे सुहाव को अपनी साधना के स्तर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए सुहाव द्वारा येलो कोर्ट दाओ स्क्रिप्चर में महारत हासिल करने के बाद उनकी साधना का स्तर तुरंत बॉडी टैंपरिंग दायरे के पहले स्तर से बढ़कर बॉडी टैंपरिंग दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गया। हुआंगटिंग दाओजिन द्वारा प्रदान की जाने वाली दैनिक साधना ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सुहाव भला इतना खुश क्यों नहीं होता? अपनी सारी बीमारियों और कमजोरी के दूर हो जाने के बाद सुहाव की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह खुशी से आसमान की ओर दहाड़ मारे। अपने पूर्ववर्ती की यादों का अनुसरण करते हुए सुहाव ने गाड़ी को एक गांव के बाहर रुकवा दिया। सुहाव गाड़ी से बाहर निकला और आगे देखने लगा। शहरी गांव, खजाने विहीन गांव। तेज चांदनी में बुबाओ गांव खुशी और हंसी से गुलजार था। रोजमर्रा की जिंदगी की गर्माहट और जीवंतता से भरा हुआ था। सुहाव गांव में दाखिल हुआ और 9 रंगों वाली गली के नाम से जानी जाने वाली एक सड़क पर पहुंचा। सुहाव ने अपने भंडारण वलय से एक काला कपड़ा निकाला, उसे अपनी आंखों के चारों ओर लपेटा और फिर आगे बढ़ा। 9 कदम चलने के बाद एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, वहां कौन है? अपना नाम बताओ। सुहाव ने मुस्कुराते हुए मुंह खोला और कहा, चांगले फांकेसु परिवार का सुहाव खजाने खरीदने के लिए ट्रेजर इन के मैनेजर ज्यूकाई से मुलाकात का अनुरोध करता है। अध्याय 10। यह थोड़ा सा जहर किसे नीचा देखता है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, आपका नाम सूची में नहीं है। चांगले फांकेसु परिवार के सुवु, आप कौन हैं? उस अलौकिक आवाज ने पूछा। जी हाँ, ये मेरे पिता ही हैं, सुहाव ने जवाब दिया। सुवु मर चुका है। आपके लिए हमारे प्रबंधक से मिलना ही उचित होगा। मैं आपको अभी हमारे प्रबंधक के पास ले चलता हूं। हिलना मत। जैसे ही उस अलौकिक आवाज ने बोलना शुरू किया, सुहाव को अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया है और वह हवा में उड़ने लगा। उसके कानों के चारों ओर सीटी बजाती हवा गूंज रही थी। लगभग 15 मिनट बाद सुहाव फिर से उतरा। काले साटन के कपड़े उतार दो, मेरे प्रबंधक सराय के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अलौकिक आवाज ने बोलना समाप्त किया और बिना किसी निशान के गायब हो गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। सुहाव ने निर्देशानुसार कार्य किया और आगे एक जगमगाती सराय देखी जिस पर सुनहरे अक्षरों में 4 शब्द लिखे थे, 9 रंगों वाली सराय। पता चला कि ट्रेजर इन का असली नाम 9 कलर इन है। जिस व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ था, उसके पिता और दादाजी हमेशा यहाँ सामान खरीदने आते थे। इस तरह की जगह में न केवल अन्य जगहों की तुलना में बेहतर खजाने होते हैं, बल्कि यह अधिक सुरक्षित भी है। सुहाव चाहे जिस तरह से भी देखे, उसे ऐसा महसूस होता था कि 9 कलर्ड इन से एक रहस्यमय आभा निकलती है। लेकिन सुहाव के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में 9 रंगों वाले सराय का दरवाजा खोलना पड़ा। सराय के अंदर रोशनी कम थी और एक दुबली तली आकृति सुहाव की ओर पीठ करके बैठी थी।
पीछे से दिख रही महिला ने 9 रंगों का एक शानदार वस्त्र पहना हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं चांद ले फांग के सुपरिवार से सुहाव हूँ। प्रबंधक जियोकाई से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि उनके पीछे खड़े व्यक्ति का व्यवहार भयावह था, फिर भी सुहाव ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। बुरा नहीं, सुवू के बेटे से यही उम्मीद थी। मुझसे पहली बार मिलते समय उसने घुटने नहीं टेके। कृपया बैठ जाइए। 9 रंगों के दुकानदार की आवाज साफ और ठंडी थी, फिर भी किसी झरने के सुहावने पानी की तरह मधुर थी। सुहाव सावधानी से बैठ गया। उसकी निगाहें 9 रंगों वाले दुकानदार की पीठ पर टिकी हुई थीं। चूंकि आप यहाँ पहली बार आए हैं, तो चलिए मैं आपको यहाँ के नियम संक्षेप में समझा देता हूँ। 9 रंगों के दुकानदार ने सुस्ती भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी झलक रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब आपके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उन्हें मेरे यहाँ आने का इतना सौभाग्य मिला था, और देखते ही देखते उनका पोता इतना बड़ा हो गया है। सुहाव थोड़ा शर्मा गया क्योंकि यह सचमुच बहुत बड़ा था। ज्यादातर लोग उसे नापसंद करते हैं। सुहाव, अपने पिता और दादा की खातिर मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हारे मन में फिर कभी कोई घिनौना विचार आया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। 9 रंगों के दुकानदार की आवाज बर्फीली ठंडी थी। सुहाव चौंक गया। आखिर यह 9 रंगों वाला दुकानदार कौन था? वह उसके मन की बात कैसे पढ़ सकता था? सुहाव ने तुरंत ही किसी भी तरह के बेतुके विचार करने की हिम्मत छोड़ दी। तुम्हारी ताकत कमजोर है और तुम्हारे कुछ विचार मेरे सामने पूरी तरह से उजागर हो गए हैं, खासकर वे जो मुझसे संबंधित हैं। 9 रंगों वाले दुकानदार की आवाज फिर से सुस्त हो गई। ठीक है, अब तुम्हें नियम बताने का समय आ गया है। मेरे नियम बहुत सरल हैं। सबसे पहले आपको मेरी परीक्षा पास करनी होगी और फिर मैं परीक्षा परिणामों के आधार पर आपका मूल्यांकन करूंगा। 1 सितारा सबसे कम है और 9 सितारे सबसे अधिक हैं। आपकी स्टार रेटिंग जितनी अधिक होगी, मुझसे मिलने वाले खजाने की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी और कीमत भी उतनी ही कम होगी। परीक्षा के नियम सरल हैं। मैंने 9 प्रकार के विष तैयार किए हैं। आप जितने लंबे समय तक और जितने अधिक प्रकार के विषयों का सामना कर सकते हैं, आपकी रेटिंग उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ खास चीजों का लेन देन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पिता सुवू ने आपके जन्म के वर्ष ही अपनी आयु का 1/3 हिस्सा मेरे पास गिरवी रख दिया था। जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, आपको मुझसे एक विशेष खजाना मिलेगा। आप 18 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए यह खजाना इतने समय से मेरे पास सुरक्षित है। 9 रंगों वाले दुकानदार के बोलने के बाद सुहाव बेहद हैरान रह गया। माता पिता का दिल हमेशा प्यार और चिंता से भरा रहता है। सुवू का अपने पूर्ववर्ती के प्रति प्रेम वास्तव में अपार था। मेरे पिछले जीवन के अनुभवों को देखते हुए मुझे संदेह है कि मैं इस जीवन में कभी भी 9 क्लड इन में दोबारा जा पाऊंगा। दुकानदार जियोकाई द्वारा बताए गए परीक्षण को याद करते हुए सुहाव को अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वास महसूस हुआ। इन विचारों का दुकानदार जियोकाई से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सुहाव को स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता नहीं थी कि दुकानदार जियोकाई उसके विचारों को सुन लेगा। मैनेजर जियोकाई, चलिए तुरंत परीक्षण शुरू करते हैं, सुहाव ने आत्मविश्वास से कहा। तुम तो बड़े आत्मविश्वास से भरे हो। उम्मीद है बाद में सुअर जैसी चीख नहीं मारोगे, वरना मेरा गुस्सा फूट पड़ेगा और मैं तुम्हारी नसें काट दूंगा। दुकानदार जियोकाई को सुहाव से जरा भी हमदर्दी नहीं थी और वह पूरे समय उससे पीठ फेर कर ही बात करता रहा। तुरंत ही 9 रंगों वाली दुकानदार ने अपनी अलंकृत आस्तीनें लहराई और उसके और सुहाव के बीच एक लकड़ी की बाल्टी प्रकट हो गई। लकड़ी की बाल्टी साफ पानी से भरी हुई थी। अंदर जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी देह और हड्डियों से चिपक जाएं, तो अंदर जाने से पहले अपने सारे कपड़े उतार दो। 9 रंगों वाले दुकानदार ने उसे ठंडे लहजे में याद दिलाया। बेबस होकर सुहाव ने निर्देशानुसार काम किया और उत्सुकता से पूछा, दुकानदार 9 रंग, उस समय मेरे पिता और दादा की रेटिंग क्या थी? आपसे उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्टार स्तर क्या था? उस माने में तुम्हारे दादाजी को तो सिर्फ 1 सितारा रेटिंग मिली थी। तुम्हारे पिता सुवू को 2 सितारा रेटिंग। दोनों ही काफी साधारण थे। मेरी अब तक की सबसे ऊंची रेटिंग किन शहर के नगर प्रमुख की है, जिन्हें 6 सितारा रेटिंग मिली थी? दुकानदार जियोकाई ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन यह मत सोचो कि 1 सितारा रेटिंग कम है। अगर तुम्हें 1 सितारा रेटिंग मिल जाए तो यह तुम्हारे सुपरिवार को फिर से खड़ा करने के लिए काफी है। ज्यादातर लोगों को तो 1 सितारा रेटिंग भी नहीं मिलती। हमारे किन नगर स्वामी जोशिया कबीले के 8 नगर स्वामियों में से एक हैं, उनकी रेटिंग केवल 6 सितारा है। मेरे पिता की रेटिंग तो 2 सितारा है। उन्हें द्वितीय श्रेणी के खजाने खरीदने में सक्षम होना चाहिए। मेरे परिवार के पास एक भी द्वितीय श्रेणी का खजाना क्यों नहीं है? सुहाव के बोलते ही वह लकड़ी के टब में उतर गया और उकड़ू बैठ गया। बर्फीला पानी उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया, केवल उसका सिर ही पानी से बाहर रह गया। तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। चुप रहो, परीक्षा शुरू होने वाली है। 9 रंगों वाले दुकानदार के बोलते ही सुहाव की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अचानक अपने सामने एक चमकीले लाल रंग का जहरीला सांप प्रकट होते देखा, जो बैरल के चारों ओर लिपटा हुआ था। पहले प्रकार का विष जलनशील विष कहलाता है।
इस विष की एक बूंद पानी में मिलाने से आपके पूरे शरीर और आंतरिक अंगों में तीव्र जलन होगी, जिससे आपको जीवन और मृत्यु के बीच असहनीय पीड़ा का अनुभव होगा। यदि आप इसे 15 मिनट तक सहन कर लेते हैं तो आप 1 सितारा रेटिंग पास कर लेंगे। 9 रंगों की दुकानदार ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अपनी उंगलियां चटकाईं। स्नैप! एक चमकीले लाल विषैले सांप के मुंह से विष की एक बूंद निकली और साफ पानी में गिर गई। साफ पानी पल भर में हल्के लाल रंग से रंग गया और एक धुंधली लाल आभा, एक अजीब सी सुगंध बिखेरते हुए सभी दिशाओं से सुहाव की ओर बढ़ने लगी। सुहाव की त्वचा के संपर्क में आते ही ये हल्के लाल रंग की सुगंध तुरंत उसमें घुल मिल गई। सुहाव का चेहरा धीरे धीरे क्रूर और विकृत होता चला गया। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो दया की भीख मांगो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। अगर एक बूंद के बाद भी तुम 10 सांसें नहीं ले सकते तो यह सचमुच शर्मनाक है। दुकानदार जोकाई ने आलस भरे लहजे में तिरस्कार का भाव लिए कहा। मैं ठीक है। सुहाव का चेहरा तुरंत गुस्से से खुशी में बदल गया। यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप थोड़ा और ले सकते हैं? इस थोड़े से जहर के साथ आप खुद को क्या समझते हैं? आपके शरीर पर एक ज्वलनशील विष का हमला हो रहा है। येलो कोर्ट दाव शास्त्र विषों से प्रतिरक्षा प्रदान करने और विष को अवशोषित करके उसे साधना शक्ति में परिवर्तित करने के लिए प्रसारित हो रहा है। लेकिन फिर सुहाव की साधना का स्तर चरम पर पहुंच गया और वह सीधे शरीर को मजबूत करने के 9वें स्तर से ऊर्जा शोधन के पहले स्तर पर पहुंच गया। 9 रंगों का दुकानदार अचानक पीछे मुड़ा। सदमे से उसकी पुतलियां फैल गईं। नमस्ते दोस्तों दिल, अगर आप लोग इस चैनल पर नॉवेल सुनना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपको नॉवेल जल्दी और नियमित रूप से मिले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब से हम सभी नए और फुल नॉवेल्स सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड करेंगे। आप सभी हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, थम्स अप का चिन्ह। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक दिया गया है। वहां से आप आसानी से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube इस तरह के नॉवेल चैनल को मोनेटाइज नहीं करता, इसी कारण अब मैं सभी नॉवेल टेलीग्राम पर ही डालूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फायर धन्यवाद दोस्तों दिल। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारा फीडबैक कमेंट में लिखकर जरूर जाए कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और जल्द ही आ रहा है। थैंक्स ब्रो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।